तो पहला एपिसोड शुरू होता है नैन्सी रीगन हाई स्कूल से, जहाँ पर हम देखते हैं वेंसडे नाम की एक लड़की को, जो कि दिखने में एक सैडनेस टाइप की लड़की है। उसे लोग नहीं पसंद, कंपनी नहीं पसंद, अकेले रहना काफी अच्छा लगता है और उसके अंदर ना कोई फीलिंग्स है ना कोई इमोशंस है, या फिर ऐसा है कि शायद वो दिखाती नहीं है। अब वो काफी चीजों में परफेक्ट है और पिछले कुछ ही सालों में बहुत सारे स्कूल्स को चेंज कर चुकी है, क्योंकि वो कहीं एक स्कूल में कभी टिक नहीं पाती। और आज उसे उसके लॉकर में उसका भाई पक्सली कैद मिलता है, जिसे बुली करके यहाँ पर कुछ लड़के बंद कर गए थे। अब वो अपने भाई से उन लोगों के नाम पूछती है जिन्होंने ये किया था, लेकिन वो ये कहता है कि उसे तो कुछ भी याद नहीं है। अब वो उसे अनटाई करने लगती है, तो तभी उसे अचानक से कुछ विजन्स आते हैं, जिसके अंदर वो देख लेती है कि वो लड़के कौन थे और क्या क्या हुआ था। सबसे बड़ी बात कि उसके पास में साइकिक शक्तियां थी। खैर, अब ये सारे विजन्स उसको पिछले 1 साल से आ रहे थे, जिसके अंदर वो काफी सारी चीजें देख सकती है कि पिछले समय में हुआ क्या था और आगे समय में भी क्या होने वाला है। अब वो उन लड़कों के पास जाती है जो कि पूल के अंदर मौजूद थे, और वो उनसे कहती है कि वो सिर्फ अपने भाई की जिंदगी नर्क बना सकती है और कोई नहीं। और इतना कहकर वो पानी के अंदर ढेर सारी पिराना मछलियों को छोड़ देती है। फिर अगले सीन में उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है और उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज भी लगने वाला था, लेकिन उसके माता पिता ने ऐसा होने नहीं दिया, जो कि ये दर्शाता है कि वो काफी शक्तिशाली थे। इस पर वो ये कहती है कि अच्छा किया, नहीं तो सबको पता चल जाता कि वो काम पूरा नहीं कर पाई, मतलब कि उन लड़कों को खत्म नहीं कर पाई। उसका सिंपल सा मकसद था कि उसके भाई को उसके अलावा कोई भी परेशान नहीं करेगा था। खैर, अब यहाँ पर उसके माता पिता उसे नेवरमोर एकेडमी ले जा रहे होते हैं, जो कि उसके जैसे ही आउटकास्ट और मॉन्स्टर्स का एक स्कूल है। खैर, अब हम वेंसडे के परिवार को जान लेते हैं। तो इसके अंदर है उसके पिता गोमेज, और भाई से तो हम ऑलरेडी मिल ही चुके हैं। उनका एक फैमिली बटलर भी है जिसका नाम है लर्क, और ये एडम्स फैमिली है। अब तभी वेंसडे की माँ मोर्टिशिया उसको समझाती है कि ये स्कूल उसको जरूर पसंद आएगा और ये काफी अच्छा स्कूल है जहाँ पर उसके जैसे बच्चे रहते हैं, और 1791 से नेवरमोर ऐसे बच्चों के लिए सबसे सही जगह रही है। उसके माता पिता भी यहीं पर पढ़े थे और यहीं पर वो मिले जिन्हें आपस में प्यार हुआ। खैर, अब वेंसडे ये कहती है कि वो ये सब बिल्कुल नहीं चाहती और उसे उनके नक्शे कदमों पर बिल्कुल भी चलने की चाहत नहीं है। खैर, अगले सीन में वो नेवरमोर पहुंच जाते हैं, जो कि शहर से दूर जंगलों के बीच बसा हुआ एक डार्क स्कूल है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल लरिसा वीन्स जो होती हैं, वो वेंसडे का वेलकम करती हैं और बताती हैं कि वो और मोर्टिशिया क्लासमेट्स थे और साथ ही रहा करते थे। अब वीन्स ये बताती है कि स्कूल मिड टर्म में एडमिशन एक्सेप्ट नहीं होते, लेकिन वेंसडे के अच्छे ग्रेड्स और उसके परिवार की स्कूल से जुड़ी हुई हिस्ट्री की वजह से उसको एक्सेप्ट करा जा रहा था। अब मोर्टिशिया को वेंसडे की मेंटल हेल्थ की भी फिक्र होती है, जिस पर वीन्स ये बताती है कि पास के शहर जेरिको में हफ्ते में 2 बार उनकी थेरेपिस्ट वेंसडे से मिलेगी। अब तभी वेंसडे को उसका रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी रूममेट एनिड से मिलती है, जो कि काफी ज्यादा खुशमिजाज है, खुश दिल है और बबली टाइप की लड़की है। खैर, अब वो वेंसडे से थोड़ी बहुत बात करती है और वेंसडे ये कहती है कि एनिड ने तो रूम को कलर से सजा रखा है, लेकिन उसको तो कलर से सख्त एलर्जी है और उसकी हालत खराब होने लगती है। अब वीन्स ये कहती है कि इसलिए उन्होंने वेंसडे को ब्लैक यूनिफॉर्म इशू करवाई है, जो कि उसके लिए बेटर रहेगी, जो कि उसके डार्क पर्सनालिटी को दर्शाता था। अब एनिड उसे स्कूल दिखाने ले जाती है और थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताने लगती है। यहाँ पर एक मेन ग्राउंड है और नेवरमोर के अंदर हर तरह के आउटकास्ट और मिस्टिकल बींग्स पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन 4 ग्रुप थे। पहला है फर्स, मतलब कि वेयरवुल्फ, और एनिड भी एक वेयरवुल्फ ही थी। फिर आते हैं फैंग्स, मतलब कि वैम्पायर, साइरेंस जो कि ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर पाए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इनको आप यहाँ पर मरमेड्स वगैरह कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो साइरेंस होती हैं वो थोड़ी सी ज्यादा शक्तिशाली और आक्रामक होती हैं। इनकी आवाज इतनी मदहोश कर देने वाली होती है कि सामने वाला इजीली हिप्नोटाइज हो सकता है। और चौथे आते हैं स्टोन्स, यानी कि गॉर्गन्स, जैसे कि मेड्यूसा वाले, जिनके बालों की जगह यहाँ पर सांप वगैरह होते हैं और किसी को देख लेते हैं तो वो पत्थर बन सकते हैं। अब तभी एनिड यहाँ पर जेवियर नाम के लड़के के बारे में बताती है, जो कि एक टॉर्चर्ड आर्टिस्ट है, जिसकी आर्ट लाइव हो सकती है और उसको भी ड्रीम्स के अंदर विजन्स आते हैं। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम बियांका है, जो कि एक क्वीन है, और उसके पास भी काफी मिस्टिकल पावर्स हैं, जो कि खुद एक सायरन है। बेसिकली यहाँ पर बियांका काफी ज्यादा पॉपुलर थी। अब एनिड ये बताती है कि यहाँ वो ब्लॉग्स लिखती है और जल्दी ही वेंसडे भी सोशल मीडिया पर आ जाए, लेकिन वेंसडे को सोशल मीडिया जरा सा भी पसंद नहीं था। वो दोनों थोड़ा बहुत और घूमते हैं और अपने रूम में आ जाती हैं, और अब वेंसडे आधे रूम को बेरंग कर देती है, जो कि उसे पसंद आता है।
अब उसके माता पिता घर जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले मोर्टिशिया वेंसडे को ऑब्सीडियन स्टोन से बना हुआ लॉकेट देकर जाती है, जिस पर उनके नाम के इनिशियल्स लिखे हुए थे। और ऑब्सीडियन से आर्टेक प्रीस्ट को दिव्य दृष्टि मिला करती थी। खैर अब ये लोग लॉकेट के साथ साथ वेंसडे को क्रिस्टल बॉल भी देकर जाते हैं, जिससे कि वो उससे बात कर सकते थे। और अब फाइनली जाते जाते वो थिंग नाम के एक हाथ को भी वहां पर छोड़ जाते हैं, जो कि वेंसडे के ऊपर नजर रखने वाला था। लेटर ऑन वेंसडे अपनी डॉम मदर मतलब कि वार्डन मैरिलन थॉर्नहिल से मिलती है, जो कि उसको रूल समझाती है। और वो एक बोटैनिस्ट भी है जो कि प्लांट्स उगाया करती। इसी बीच हम जंगलों में एक हाइकर को देखते हैं, जिस पर अचानक से कोई क्रीचर हमला करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और अगली सीन में हम वहाँ के शेरिफ गैल्पिन को देख पाते हैं, जो कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करके ये बोलते हैं कि ये 2 हफ्तों में तीसरा खून है। और वो जानते हैं कि इसका लिंक जरूर नेवरनोर से है, लेकिन जब तक उनके हाथ सबूत नहीं लग जाते तब तक वो इसको बियर अटैक ही कहेंगे। अगले दिन वेंसडे बियांका को देखती है, जो कि रोवन नाम के एक लड़के को फेंसिंग प्रैक्टिस में हटाकर बुली करती है, जिसे वेंसडे चैलेंज करती है। और पहले तो वो स्कोर कर लेती है, लेकिन जल्दी ही बियांका स्पोर्ट्स लेवल भी कर चुकी थी। तभी वेंसडे को अपने स्किल्स पर पूरा भरोसा होता है, तो वो मिलिट्री रूल से जाने के लिए कहती है, मतलब कि नो रूल्स नो प्रोटेक्शन। जिसका पहले खून बहा वो आउट हो जाएगा। इस पर बियांका भी काफी कॉन्फिडेंट होकर एग्री कर जाती है। अब प्रैक्टिस शुरू होती है और बियांका जो होती है वो वेंसडे के फोरहेड पर एक कट लगाने में कामयाब हो गई थी, जिससे कि वेंसडे का खून बहता है और वो आउट हो जाती है। और इसी के चलते वेंसडे काफी अपसेट हो गई थी। अब वो ड्रेसिंग कराकर बाहर जा रही थी कि तभी उसके ऊपर एक स्टैचू गिरने वाला था, लेकिन तभी जेवियर उसे बचा लेता है और दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं, जहाँ पर वेंसडे ये बताती है कि वो मरना ही चाहती थी। तभी जेवियर ये कहता है कि ये फेवर रिटर्न करा गया है, क्योंकि वो पहले भी मिल चुके हैं। और जब वो बच्चे थे तब जेवियर की ग्रैंडमदर के फ्यूनरल में एडम्स परिवार आया था, और हाइड एंड सीक के टाइम पर वो ग्रैंडमदर के कैस्केट के अंदर छुप गया था, जो कि क्रिमेशन के लिए जा रहा होता है। लेकिन वेंसडे ने उसकी आवाज सुनकर उसको बचा लिया था। तो यहाँ पर उन दोनों का स्कोर सेटल हो गया था। अब ये दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं और अगले सीन में वेंसडे जो होती है वो प्रिंसिपल वीम्स के साथ जेरिको जाती है, जहाँ पर वो थेरेपिस्ट से मिलती है। वहाँ से वो भागने की कोशिश करते हुए एक कैफे में आ गई थी। हालांकि वो एक आदमी से रास्ते में टकराती है और विजन देखती है कि उस आदमी का एक्सीडेंट होने वाला है, जिसके अंदर वो मारा जाएगा। लेकिन वो उस आदमी से कुछ भी ना कहकर आगे बढ़ जाती है। खैर कैफे के अंदर वो टाइलर नाम के एक लड़के से मिलती है, जिसकी वो हेल्प मांगती है कि वो उसे स्टेशन तक छोड़ दे। लेकिन उससे पहले ही नेवरनोर के 3 लड़के उसे बुली करते हैं, तो वो उनको पीट डालती है। फिर अब तभी वहाँ टाइलर के पिता आ जाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि शेरिफ गैल्पिन थे, जिनको हमने शुरुआत में जंगल में इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखा था। और वो वेंसडे को देखकर ये कहते हैं कि वो गोमेस की बेटी है क्या, जिस पर वो हाँ करती है। और तभी वो वेंसडे को ये बताता है कि गोमेस तो एक खूनी है और उसके लिए उसे जेल में होना चाहिए था। और ये सुनकर तो वेंसडे को काफी हैरानी हुई थी। खैर अब तक लैरिसा वीम्स भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि वेंसडे को अपने साथ ले जाती है। और रास्ते में उन्हें वो एक्सीडेंट स्पॉट मिलता है, मतलब कि वेंसडे का विजन सही हो गया था, यानी कि वो ट्रक वाला बंदा मारा गया। अब वो यहाँ गोमेस के खून वाली बात भी पूछती है, लेकिन वीम्स उससे कुछ नहीं कहती। खैर वापस नेवरमोर आकर वो थिंग को देखती है, जो कि उसके ऊपर नजर रख रहा था। और अब वो उसको धमकी देती है कि वो उसकी हेल्प करे, नहीं तो वो उसे ड्रॉर में कैद कर देगी। अब थिंग उसका ये मैसेज टाइलर तक पहुंचा देता है और वो टाइलर से कॉल पर बात करती है, जिससे वो ये कहती है कि यहाँ पर एक फेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर सब आएंगे और यही सही मौका होगा, तो वो उसे भागने में हेल्प कर सकता है। खैर इसी बीच वो एनिड से भी बात करती है, और एनिड एक वेयरवुल्फ है, लेकिन वो अब ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती, लेकिन उसके क्लॉस ही बाहर आते हैं। और ऐसा ही रहा तो उसे वुल्फ पैक से बाहर निकाल दिया जाएगा, वो अकेली रह जाएगी और उसकी शादी भी नहीं होगी, और वो ऐसा नहीं चाहती। अब वेंसडे उसे काइंड ऑफ दिलासा देती है और ये बताती है कि जब वो बच्ची थी तब उसने एक स्कॉर्पियन पेट रखा था, जैसे कुछ बुरे लड़कों ने उसकी आंखों के आगे कुचलकर मार दिया, और वो आखिरी टाइम था जब वो रोई थी, और उसके बाद वो कभी नहीं रोई। उसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं पनपते। इसी बीच हम रोहन को देखते हैं, जो कि लाइब्रेरी से एक किताब निकालता है, जिस पर एक ड्राइंग बनी हुई थी, जिसके अंदर बनी हुई लड़की बिल्कुल वेंसडे जैसी लग रही होती है। तो फाइनली फेस्ट वाली रात आ जाती है और टाइलर यहाँ पर आ चुका था, जो कि वेंसडे को स्टेशन तक छोड़ने जाने वाला है।
और वो उसे गोमेज की एक केस फाइल भी देता है जो कि वो अपने डैड के ऑफिस से निकाल कर लाया था। अब वो लोग निकलने ही वाले थे लेकिन वो रोवन से टकरा जाती है तो उसे उसके मरने के विजन्स आते हैं, जिससे परेशान होकर वो उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाती है। लेकिन होता यह है कि रोवन जो होता है वो उल्टा उसके ऊपर ही हमला कर देता है। उसके पास में टेलीकिनेसिस वाली शक्तियां होती हैं जिसके चलते वो उसे एक पेड़ से ही बांध देता है। तभी रोवन बताता है कि उसकी माँ के पास दूरदृष्टि थी जिनने भविष्यवाणी करी थी कि यहाँ पर वेंसडे आएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी कि नेवरमोर के अंदर सब मारे जाएंगे। और ये ड्राइंग उसकी ही है जिस पर वो ये कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनता और वो ये कहता है कि वो उसको यहाँ पर खत्म कर रहेगा। यानी कि जंगल में आना, अपने पीछे वेंसडे को लाना, ये सारी की सारी उसकी चाल थी। लेकिन होता यह है कि तभी एक बड़ा सा अजीब सा बड़ी आंखों वाला मॉन्स्टर वहां पर आता है जो कि रोवन को चीर फाड़ कर खत्म कर देता है। और जैसा वेंसडे ने अपने विजन में देखा था ठीक वैसा ही हुआ था। लेकिन ये मॉन्स्टर वेंसडे को देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं है, जिसके चलते उसकी जान बच जाती है और ये मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। मीनवाइल रात को स्कूल के अंदर क्रिस्टल बॉल से वेंसडे अपने माता पिता से बात कर रही होती है। वो पूछते हैं कि वो सही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर वेंसडे ये बताती है कि वो बिल्कुल सही थे और नेवरमोर से उसको प्यार हो चुका है, मतलब कि उसे यहाँ पर चीजें पसंद आ रही थी। सबसे बड़ी बात कि वो खुद खुराफाती थी जिसके चलते उसे उल्टी सीधी चीजें काफी अच्छी लग रही होती हैं। जिसके साथ ही पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दूसरा एपिसोड शुरू होता है वेंसडे को दिखाते हुए जो कि शेरिफ गैल्पिन से बात करती है कि किसी मॉन्स्टर ने उसके आगे ही उसके सामने रोवन को खत्म कर दिया। लेकिन वीम्स इस बात से इनकार करती है और ये कहती है कि वो कहीं भाग गया होगा और जल्द ही अपने वो घर पहुंच जाएगा। वेंसडे अपनी बात पर अड़ी रहती है और शेरिफ से अकेले में बात करती है कि कोई इस खून को छुपाना चाहता है। तभी तो क्राइम सीन पर कुछ भी नहीं मिला, रोवन की लाश तक वहां पर नहीं थी और कोई भी सबूत नहीं था। और शेरिफ भी जानते हैं कि यहाँ कोई तो मॉन्स्टर है जो कि खून कर रहा है और वो जानता है कि पिछले काफी समय में काफी कुछ हो रहा था। लेकिन शेरिफ उसकी बात पर यकीन करे इससे पहले ही खुद रोवन उन लोगों से मिलने आ जाता है, जिसको देखकर वेंसडे के होश उड़ जाते हैं कि ये हो कैसे सकता है, क्योंकि एक रात पहले वो उसकी आंखों के सामने ही खत्म हुआ था। खैर अगले सीन में वेंसडे अपनी थेरेपिस्ट वेलेरी के पास होती है और वो उसके सवालों का उल्टा सीधा जवाब दे रही थी। अब वहां से निकलकर वो टाइलर से मिलती है जिससे वो ये कहती है कि कोई उस पर यकीन नहीं करता, सबको लगता है कि वो पागल है। और यहाँ पर वो उसे भी अब ऐसा लग रहा है कि वो पागल हो रही है, लेकिन टाइलर ये कहता है कि उसे उसकी बात पर पूरा भरोसा है। अब वेंसडे स्कूल आकर एनिड से मिलती है जो कि ये बताती है कि स्कूल के अंदर एक एनुअल कंपटीशन होने वाला है, तो सारे बच्चे उसी की तैयारी में लगे हुए थे। वो एनिड से रोवन के बारे में पूछती है तो वो ये बताती है कि वो शुरुआत से ही अजीब है, अकेले रहता है और जेवियर ही उसका रूममेट है। खैर अब वो प्रिंसिपल लरिसा वीम्स से मिलती है और ये कहती है कि उसे रोवन से मिलना है, लेकिन वीम्स ये कहती है कि वो तो यहाँ से जा चुका है, जिसको उन्होंने ऑलरेडी निकाल दिया है ताकि स्कूल की इमेज खराब ना हो। इनफैक्ट वो ये भी कहती है कि वेंसडे जंगल में क्यों गई थी वो ये जानती हैं। उसे असल में विजन्स आते हैं और वो एक साइकिक है और इस एज में उसकी माँ को भी विजन्स आना शुरू हो गए थे। वेंसडे काफी कुछ छुपा रही है और वो पूरा सच बताए उसको। अब वेंसडे उससे तो कुछ भी नहीं कहती, लेकिन अभी वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है कि रोवन के साथ हुआ क्या था, वो गया कहाँ पर और उस ड्राइंग का राज क्या है, यानी कि जो पन्ना रोवन ने उसको दिखाया था। और इस ड्राइंग पर उसे एक सिंबल भी मिलता है। वो नोवेल लिखा करती थी लेकिन अभी वो लिख भी नहीं पा रही है। वो थिंग को तभी रोवन को ढूंढने के लिए भेजती है, उस पर नजर रखने के लिए बोलती है। तभी वेंसडे खुद बियांका से मिलने जाती है जो कि हर साल इस ईयरली कंपटीशन को जीता करती थी, लेकिन इस साल वो भी जीतना चाहती थी। अब वो बियांका से पूछती है कि जब रोवन के साथ ये सब हुआ था तब खुद वेंसडे बेहोश हो गई थी, जो कि बियांका को ही मिली। फिर उसने क्या किया था, तो बियांका बताती है कि उसने प्रिंसिपल वीम्स को इन्फॉर्म किया। यहाँ पर दोनों की थोड़ी बहुत बात होती है और वेंसडे तभी एक लो पिच साउंड निकालती है जिससे कि आसपास के ग्लास क्रैक हो गए थे और इस साउंड को इंसान नहीं सुन सकते थे, खाली डॉग्स ही सुन सकते थे। खैर अब वो जेवियर से मिलती है जो कि आर्चरी प्रैक्टिस कर रहा था और तभी वो उससे रोवन के बारे में पूछती है। तो वो ये बताता है कि वो उसका रूममेट है और वो थोड़ा सा अजीब है, उसकी दिमागी हालत भी काफी खराब चल रही है कुछ समय से। सबसे बड़ी बात वो उसको ये भी बोलता है कि वो टाइलर से बिल्कुल दूर रहे। खैर अब वो उसको थोड़ी बहुत बातें और बताता है जिसके बाद में हम वीम्स को वेंसडे के ऊपर नजर रखता हुआ भी देखते हैं। एनीवेज अब थिंग जो होता है वो वेंसडे को बताता है कि रोवन यहाँ से बाहर निकल रहा है, जिससे कि वेंसडे बात करने जाती है लेकिन वो उससे बात करने से इनकार कर देता है और फिर मैरिलन थॉर्नहिल उसे स्टेशन छोड़ने निकल जाती है।
अब थिंग रोवन के पीछे ही था, लेकिन रोवन पहले वॉशरूम में जाता है जहाँ से वो किसी दूसरे ही आदमी का भेष बनाकर बाहर आता है और अब थिंग को वो वॉशरूम में नहीं मिलता और वो उसको आगे ट्रेस नहीं कर पाता। बेसिकली वो कंफ्यूज हो गया था। अब हम आगे उस आदमी को देखते हैं जो कि फिर अपना रूप बदलता है और शॉकिंगली ये कोई और नहीं बल्कि खुद प्रिंसिपल लैरिसा वीम्स ही है। मतलब कि रोवन उस रात सच में मारा गया था और वीम्स ने सच छुपाने के लिए सारे सबूत मिटाए थे या फिर उसे जिंदा दिखाया था। लेकिन ऐसा क्यों किया गया इसके बारे में अभी हमें कोई आइडिया नहीं था। खैर तभी हम टायलर को देखते हैं जिसके डैड जंगलों में कुछ इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे थे और अभी वो दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं जहाँ पर हमको पता चलता है कि दोनों के रिश्ते थोड़े से टूटे से हैं और टायलर भी थेरेपी लेने जाता है जो कि खुद इस शहर को पसंद नहीं करता, यहाँ से बाहर जाना चाहता है और उसकी माँ काफी टाइम से उनके साथ नहीं है। जिनके साथ क्या हुआ कैसे हुआ किसी को भी कुछ नहीं पता। मीनवाइल वेंसडे एनिड को कन्विंस करती है कि वो खुद जंगल जाएगी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन वीम्स उस पर नजर रख रही होती है। तो एनिड ये कहती है कि वो उसकी जगह पर बी हार्वेस्ट एक्टिविटी के लिए चली जाए, जिस पर वो मान जाती है। अब तभी हम थिंग को देखते हैं जो कि रोवन पर ठीक से नजर नहीं रख पाया था या फिर ये कहें कि उसको धोखा दिया गया, जिस पर वेंसडे उसके ऊपर चिल्ला देती है और अब वो उसे नाराज हो जाता है, जिससे वो माफी मांग कर उसे मनाने की कोशिश करती है। खैर अब वो उसको अपने विजन्स और रोवन की बात के बारे में बताती है कि उस ड्राइंग के अनुसार वो स्कूल के अंदर कुछ तो भयानक करने वाली है, लेकिन क्या होने वाला है उसके बारे में वो पता लगाना चाहती है। वो जंगल निकल जाती है जहाँ पर उसको टायलर मिलता है जो कि अपने पिता पर नजर रख रहा था और वो दोनों आपस में बात करते हैं जिन्हें रोवन का चश्मा मिल जाता है। अब इस चश्मे को छूने पर वेंसडे को फिर से कुछ विजन्स आते हैं जिसके अंदर वो रोवन और जेवियर की बहस आपस में होता हुआ देखती है, जिसमें रोवन जो होता है वो जेवियर को दूर पुश कर देता है और इसी विजन में आगे वो अपनी टेलीकिनेसिस की पावर से वेंसडे पर वो स्टैचू भी फेंक देता है और आगे वेंसडे को वो किताब भी दिखाई देती है। यानी कि शुरुआत में जब वो स्टैचू उसके ऊपर गिर रहा था तो वो किसी और ने नहीं बल्कि वो रोवन ने ही किया था। एंड हम जानते हैं कि यहाँ पर जेवियर को भी विजन्स आया करते थे और इसी के चलते उसने यहाँ पर बचाया था वेंसडे को। खैर रोवन के हाथ में जो पन्ना था वो किसी किताब का होता है और वही किताब उसने देखी थी। अब वेंसडे उस किताब को ढूंढने के लिए लाइब्रेरी के अंदर जाती है जहाँ पर थिंग भी उसके साथ था। अब तभी वहाँ पर थॉर्नेल आती है और ये पूछती है कि वो लाइब्रेरी के अंदर क्या कर रही है, तो वेंसडे बताती है कि उसे इस सिंबल की तलाश है जो कि एक किताब पर है, जिस पर थॉर्नेल ये बताती है कि ये तो नाइटशेड नाम की एक ओल्ड स्टूडेंट सोसाइटी का सिंबल है, लेकिन ये तो कई सालों पहले ही बंद हो गई थी। खैर अब यहाँ पर ही दोनों थोड़ी बहुत बात करती हैं जहाँ पर थॉर्नेल अपने बारे में बताती है कि वो आउटकास्ट से भरे हुए स्कूल में एक लौती नॉर्मल है और नॉर्मल के बीच वो सबको अजीब लगती थी। मीन्स दोनों जगह वो खुद को हमेशा अकेला ही पाती जैसे कि वेंसडे होती है। अब वेंसडे ये कहती है कि लोग उसे भी पसंद नहीं करते और ये उसको अच्छा लगता है। थॉर्नेल उससे ये कहती है कि वो अपनी पहचान ऐसे ही कमाए रखे, किसी की वजह से खुद को बिल्कुल भी चेंज ना करे और कभी बात करने का मन हो तो वो उससे डायरेक्टली आकर बात भी कर सकती है। खैर अगले सीन में वेंसडे जेवियर के रूम में जाती है जहाँ पर उसे जेवियर की बनाई हुई ड्राइंग्स मिलती हैं जिसमें उसने वेंसडे को भी ड्रॉ करा हुआ था। अब यहाँ रोवन के बेड के नीचे एक सीक्रेट चेम्बर के अंदर उसे एक मास्क मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है, लेकिन तब तक जेवियर जो होता है वो रूम के अंदर आ जाता है और वेंसडे और थिंग बिस्तर के नीचे छुप गए थे। अब बियांका जेवियर से मिलने आती है और वो ये कहती है कि रोवन वेंसडे को हर्ट ना कर दे और इस बात का डर जेवियर को भी था। वो वेंसडे को लेकर चिंतित था और तभी हमको ये पता चलता है कि बियांका जो है वो असल में वेंसडे से चिढ़ती है, जलती है और जेवियर कहीं ना कहीं वेंसडे को पसंद करता था। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि बियांका जेवियर की एक्स रह चुकी है और यहाँ वेंसडे को बियांका का प्लान पता चल जाता है कि वो कुछ तो करने वाली है ताकि एनिड की टीम कंपटीशन में हार जाए। अब वेंसडे एनिड के पास जाती है जहाँ उसको पता चलता है कि बियांका ने उसकी पार्टनर को बीमार कर दिया है और बियांका हर साल ये पोकअप कंपटीशन जीत जाती है। अब वेंसडे जो होती है उसको बियांका को किसी भी हालत में हराना था तो वो एनिड की पार्टनर बनने के लिए तैयार हो गई थी और अगले दिन कंपटीशन से पहले वो और थिंग अपनी कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो कंपटीशन शुरू होता है जो कि एक बोट रेस थी। ये कंपटीशन असल में 25 साल पुराना है और यहाँ पार्टिसिपेंट्स को क्रैकस्टोन नाम की एक केव तक जाकर फ्लैग लेकर वापस आना होता है। अब तभी रेस शुरू हो जाती है और बियांका का दोस्त जो कि हाफ मरमेड है वो पानी के अंदर लोगों की बोट्स को तोड़ने लगता है, लेकिन थिंग उसे एक ट्रैप में फंसा देता है
अब वो दूसरी टीम को भी डिस्ट्रैक्ट कर देता है जिससे कि एनिड उनकी बोट में छेद कर देती है। मीनवाइल वेंसडे केव से फ्लैग लेकर आने लगती है, लेकिन यहाँ पर उसको एक विजन आता है जिसके अंदर वो अपने जैसे दिखने वाली एक लड़की को देखती है जो कि इससे कहती है कि वही की है, मतलब कि कोई ना कोई बड़ा राज इस केव से और यहाँ इस लड़की से जुड़ा हुआ था। तभी अचानक से वो होश में आकर वापस आती है और रेस में अब उसकी और बियांका की ही बोट थी, लेकिन बियांका का वो दोस्त उनकी बोट तोड़ने आता है, लेकिन थिंग उसे पानी के अंदर पंच करके दूर कर देता है। अब वेंसडे अपनी बोट से बियांका की बोट में एरो मारकर उसमें छेद कर देती है जिससे कि बियांका की बोट टूटकर डूब गई थी और एनिड के साथ वेंसडे की टीम रेस जीत जाती है। अब वो रेस्ट करने एक रूम में आती है जहाँ पर उसे एडगर एलन की एक स्टैचू मिलती है जो कि हिस्ट्री के फेमस पोएट थे और सीरीज में नेवरमोर के एलुमनाई भी थे। अब वेंसडे को उनके हाथ में एक किताब दिखाई देती है जिस पर यही नाइटशेड वाला सिंबल बना हुआ था और तभी उसके दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है और एनिड उसे अभी यहाँ से ले जाती है। अब बाहर वीम्स वेंसडे से बात करती है कि वो अपनी माँ जैसी ही है और आखिरी टाइम जब उनकी टीम ने कप जीता था तो उसकी माँ ही उसकी कैप्टन थी। रात को वेंसडे अपने रूम में इस मिस्ट्री के बारे में सोच रही होती है कि नेवरमोर के अंदर कई राज दफन हो रखे हैं और जवाब एक का भी उनके पास नहीं है। अब वो एडगर एलन की स्टैचू के पास जाती है जहाँ पर उसे स्टैचू वाली किताब के अंदर एक रिडल मिलती है जिसको सॉल्व करके वो स्नैप करती है और स्टैचू पीछे होकर एक सीक्रेट डोर ओपन कर देता है। तभी उसे यहाँ पर एक सीक्रेट सोसाइटी का हॉल मिलता है जहाँ पर ढेर सारी सीक्रेट किताबें भी थी और उसके पेरेंट्स भी इसी सोसाइटी का पार्ट भी हुआ करते थे, यानी कि नाइटशेड सोसाइटी का। तभी उसे यहाँ सीक्रेट लाइब्रेरी के अंदर ढेर सारी किताबें मिलती है और वो उस किताब को ढूंढ निकालती है जिसके अंदर उसकी वो ड्राइंग बनी हुई थी जिसे रोवन ने निकाला था, यानी कि उस पन्ने को फाड़ लिया था। वो उस किताब को लेकर जाने ही लगती है, लेकिन तभी उसे कोई कैप्चर कर लेता है जिसके साथ ही दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो तीसरा एपिसोड शुरू होता है एक सीक्रेट चेंबर को दिखाते हुए जहाँ पर वेंसडे को कैप्चर करने वाले कोई और नहीं बल्कि वो थे बियांका, जेवियर और बाकी के कुछ स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पर मजे के लिए सीक्रेट सोसाइटी नाइटशेड चला रहे थे। जेवियर वेंसडे को ज्वाइन करने के लिए बोलता है लेकिन बियांका उससे नफरत करती है। हालांकि खुद वेंसडे को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता तो वो ज्वाइन करने के लिए मना कर देती है। उल्टा वो उनकी इंसल्ट करके यहाँ से निकल जाती है। हालांकि उसको ये बात जरूर पता चल जाती है कि ओरिजिनल नाइटशेड 30 साल पहले बंद हो गई थी क्योंकि वहाँ पर एक नॉर्मी की मौत हो चुकी थी, यानी कि उनकी वजह से, यानी कि एक नॉर्मल इंसान की जिसके पास कोई शक्तियां नहीं होती। अब वेंसडे अपने रूम में आ जाती है जहाँ पर उसके हाथ में वो किताब होती है जिसका वो फटा हुआ पन्ना था जहाँ पर वो प्रेडिक्शन करी गई थी और वो उस पूरी ड्राइंग को देखती है जिसमें तबाही के बीच वो होती है, लेकिन उसके सामने एक पिलग्रिम भी होता है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आता। अब अगली सुबह लैरिसा वीम्स जो होती है वो सबको आउटरीच डे के बारे में बताती है जो कि एक जॉइंट एक्टिविटी है जिसमें एक मेमोरियल स्टैचू अनवील किया जाएगा और सभी बच्चे अलग अलग एक्टिविटी करेंगे, बेसिकली हेल्प करेंगे। लंच होगा और एक इवेंट भी होगा जिसमें सभी नेवरमोर स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे। अब सभी बच्चों को उनकी अलग अलग एक्टिविटी बांट दी जाती है और लैरिसा वीम्स वेंसडे को ये बताती है कि वो जेलो प्लेयर है और उसने काफी अच्छा प्ले भी किया था जो कि सबको पसंद आया था, तो उसने उसके लिए एक हॉल परफॉर्मेंस सेट किया है और ये वेंसडे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। खैर अब वो आगे जेवियर से मिलती है और उससे बात करती है कि रोवन मर चुका है, लेकिन जेवियर इन बातों को नहीं मानता। वो उससे ये पूछती है कि उसने ये किताब पहले भी देखी है, तो वो बताता है कि हाँ, ये रोवन के जाने से पहले उसकी डेस्क पर थी और जब उसने रोवन से पूछा तो वो गुस्से में पागल सा हो गया। वो आगे ये कहता है कि इस ड्राइंग के अंदर वेंसडे कैसे बनी हुई है जबकि ये तो 30 साल पुरानी ड्राइंग है और ड्राइंग में उसके सामने जोसेफ क्रैकस्टोन क्या कर रहा है। तो वो पूछती है कि क्या वो जोसेफ क्रैकस्टोन को जानता है, जिस पर वो कहता है कि इसको सब जानते हैं। वो जेरिको का फाउंडिंग फादर है और बहुत ज्यादा फेमस है जिसकी वो फोटो भी दिखाता है और आज उनके ही स्टैचू को यहाँ पर अनवील किया जाएगा। इस शहर के अंदर एक अम्यूजमेंट पार्क भी है जिसे पिलग्रिम वर्ल्ड कहा जाता है जो कि क्रैकस्टोन की ही याद में बनाया गया है और उनके समय जो जो चीजें वो इस्तेमाल करा करते थे, जहाँ जहाँ वो काम करते थे, पिलग्रिम वर्ल्ड के अंदर वो लोग वहाँ पर घूम सकते हैं। बेसिकली वहाँ पर सारी की सारी पुरानी चीजें मौजूद थी। अब इसी बीच हम मेयर को भी देखते हैं जिनसे टाइलर का पिता शेरिफ गैल्पिन बात करता है कि जंगल में हो रही मौतों के पीछे नेवरमोर का कुछ ना कुछ रिलेशन है, जिसे मेयर जो होता है वो सीधा इनकार कर देता है और मेयर का बेटा भी नेवरमोर के अंदर ही पड़ता था। तो इससे हमको ये बात तो पता चल जाती है कि हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर चल रही थी। मीनवाइल हमें वेंसडे को दिखाया जाता है जिसे क्रैकस्टोन के बारे में कुछ और जानकारी लेनी थी, तो वो एनिड से बात करती है और ये कहती है कि उसका क्रश एजेक्स एक अलग एक्टिविटी के लिए जा रहा है जिसका टिकट वेंसडे के पास है, तो एनिड वो ले ले और वो उसको अपना पिलग्रिम वर्ल्ड वाला टिकट दे दे। अब वो पिलग्रिम वर्ल्ड आ जाती है जहाँ पर उसे क्रैकस्टोन का पुराना सामान देखना था, लेकिन वहाँ पर मेंटेनेंस चल रहा होता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता था। जेरिको के अंदर 1625 में पहला पिलग्रिम प्रवेश हुआ था और ये जगह उसका ही मेमोरियल है।
खैर अब वही 3 बुली जो होते हैं वो यूजीन नाम के लड़के को परेशान कर रहे थे और वेंसडे यूजीन से बी हार्वेस्ट एक्टिविटी के टाइम पर ही मिली थी, तो वो अभी उसको बचा लेती है। अब दूसरी ओर हम मेयर को प्रिंसिपल वीम्स से बात करते हुए देखते हैं, जहां पर हमको पता चलता है कि मेयर को री इलेक्शन के लिए लैरिसा वीम्स ने नेवरमोर की तरफ से काफी हैवी डोनेशन दिया है, एज दोनों को एक दूसरे के सपोर्ट की जरूरत थी। मैरिलिन थॉर्नहिल भी वहां पर खड़ी हुई थी और दोनों की बात सुन रही थी। तभी वेंसडे यूजीन की हेल्प से मीटिंग रूम में जाती है, जहां पर उसे क्रैकस्टोन का स्टैचू और उनका सामान मिलता है। अब यहाँ पर वो एक पेंटिंग देखती है जिसके अंदर एक मीटिंग हाउस के बाहर क्रैकस्टोन अपने फॉलोअर्स के सामने खड़ा हुआ था और पेंटिंग के अंदर वेंसडे को वही लड़की दिखाई देती है जो कि उसके जैसे दिखती थी, जो कि उसके सपने में या फिर विजन में आई थी और उसने उसे उस क्रैकस्टोन केव के पास देखा भी था। वेंसडे समझ जाती है कि उसके भविष्य के तार असल में क्रैकस्टोन और इस शहर के अतीत से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि उसके विजन वाली लड़की के पास एक किताब भी थी जो कि उसको यहाँ मिल जाती है, लेकिन ये बुक पूरी तरह से खाली थी। खैर अब तक वहाँ की केयर टेकर उसे पकड़ लेती है, जिससे वेंसडे बुक के बारे में पूछती है, तो वो ये बताती है कि आखिरी महीने ही एक ट्रायल के दौरान वो किताब चोरी हो गई थी और यहाँ पर दिखाने के लिए कॉपी बनाकर इस किताब को रख दिया गया, जिसका नाम था बुक ऑफ शैडोज। अब वेंसडे असली वाले मीटिंग हॉल के बारे में पूछती है, तो वो ये कहती है कि उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता क्योंकि वो यहाँ पर नहीं आई है। एनीवेज अब वेंसडे जो होती है वो टाइलर के पास जाती है और उससे ओल्ड मीटिंग हॉल की लोकेशन पूछकर वहां जाती है। यहाँ पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि ये जगह अब खंडर हो चुकी थी, लेकिन थिंग ये कहता है कि वो टच करके देखे, शायद से उसे विजन से कुछ पता चल जाए। अब शुरुआत में टच करने पर कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन आगे वो मेन डोर को टच करती है तो तभी उसको एक विजन दिखाई देता है। तो वो 400 साल पहले यानी कि 1625 के आसपास के विजन्स को देखती है, जिसमें जोसेफ क्रैकस्टोन यहाँ पर नया आया था, लेकिन यहाँ पर उसने अपनी न्यू कम्युनिटी बना ली और यहाँ पर पहले से रह रहे आउटकास्ट को जिंदा जलाकर मार डाला और उसने यहाँ की विचेस को और बाकी आउटकास्ट वालों को डेविल वर्शिप के झूठे इल्जाम लगाकर बाकी सबको अपनी साइड कर लिया था, यानी कि जो आम लोग थे। अब तभी हम उसी विजन वाली लड़की को भी देख पाते हैं जिसका नाम है गुडी एडम्स, जो कि क्रैकस्टोन से लड़कर उसके फेस पर एक कट लगा देती है। क्रैकस्टोन उसे भी मीटिंग हॉल के अंदर ही कैद कर देता है जहां पर बाकी आउटकास्ट मौजूद थे और फिर वो हॉल को आग लगा देता है। अब गुडी अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बचा नहीं पाती और उसकी माँ उसे यहाँ से भगाकर उसके जैसों को इकट्ठा करके बदला लेने के लिए बोलती है और अब गुडी चिमनी के नीचे बने हुए एक चेम्बर के जरिए यहाँ से निकल जाती है। अब आगे विजन के अंदर क्रैकस्टोन गुडी और वेंसडे को हॉन्ट करता है, जिससे कि वेंसडे होश में आ जाती है। खैर अब उसको वही मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसका वो पीछा करती है और अब तक वो गायब हो गया था और अब वेंसडे उसके फुटस्टेप्स को नोटिस करती है जो कि मॉन्स्टर से इंसान में बदल गए थे, मतलब कि वो कोई इंसान ही था जो कि मॉन्स्टर बन रहा था। खैर अब तक वहाँ पर जेवियर आ जाता है जो कि ये कहता है कि उसे पता चला है कि वो यहाँ पर आई है, तो वो उसकी फिक्र करते हुए यहाँ पर आ गया और अब उसको भी ऐसा लगता है कि शायद से रोवन को लेकर उसकी बात सही थी कि वो अब जिंदा नहीं है। वो ये बताता है कि कोई तो है जो कि रोवन के नंबर से उसे मैसेजेस कर रहा है क्योंकि उसने कुछ बात पूछी जो कि कभी हुई ही नहीं थी, जिसके चलते उसे पूरा शक है कि कोई और ही है जो कि उसका फोन इस्तेमाल करता है। खैर अब वो उसे अपने विजन्स और मॉन्स्टर के बारे में बताने लगती है, लेकिन बारिश होने से जो फुटस्टेप्स थे ना वो मिट गए थे। तो यहाँ जेवियर को मॉन्स्टर वाली बात समझ में नहीं आती, लेकिन वो उसकी विजन वाली बात को मानता है और ये कहता है कि उसके डैड एक फेमस पर्सनैलिटी हैं जिनको भी विजन आया करते थे, यानी कि ये साइकिक शक्तियां थी और ये हमेशा पूरा सच नहीं दिखाते। अब वेंसडे ये कहती है कि गुडी उसकी 400 साल पुरानी पूर्वज है और क्रैकस्टोन ने सभी आउटकास्ट को जलाकर मार दिया था, जिस पर जेवियर ये कहता है कि वो अच्छा आदमी नहीं था, मान लिया, लेकिन उस ड्राइंग के अंदर उसका होना उसकी कहानी को अभी किसी हादसे से नहीं जोड़ रहा और वो इन सब पर ध्यान न दे। वेंसडे ये कहती है कि रोवन बिल्कुल सही था, कुछ तो बुरा होने वाला है और अब वो पता लगा कर रहेगी कि क्या होगा और आखिर वो मॉन्स्टर है कौन। अब वो फेस्ट में वापस आती है और अब स्टैचू अनवेल करी जाती है, लेकिन वेंसडे को क्रैकस्टोन का सच पता चल चुका था जिससे वो बदला लेना चाहती थी, तो अभी वो स्टैचू के नीचे एक ब्लास्ट कर देती है और ये नजारा देखकर खुश होकर वो अपना जेलो प्ले करती है, यानी कि यहाँ पर क्रैकस्टोन के स्टैचू में आग लग गई थी। अब अगले सीन में वेंसडे नेवरमोर आती है जहाँ पर प्रिंसिपल लैरिसा वीम्स जो होती है वो वेंसडे पर काफी गुस्सा करती है कि ये चीज काफी बड़ी है और गलत है। अब वेंसडे ये कहती है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है और होगा भी कैसे, क्योंकि असली हाथ तो थिंग है जिसने सारा कांड किया था। वो ये बोलती है कि जेरिको की हिस्ट्री अच्छी नहीं है, वो क्रैकस्टोन का सच जानती है, जिस पर वीम्स ये कहती है कि अब समय चेंज हो चुका है और दुनिया अच्छी है या फिर बुरी है उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है और उनको एडजस्ट करना होता है। वो सच जानती है लेकिन एडजस्ट कर रही है, लेकिन वेंसडे की सोच उससे काफी डिफरेंट थी, यानी कि वीम्स सब कुछ जानती थी कि क्रैकस्टोन ने क्या किया था, लेकिन यहाँ पर वो अपने स्कूल को खत्म नहीं होने देना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर यहाँ पर वो आवाज उठाएंगे तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। अब तभी हम उस ओल्ड मीटिंग हॉल के अंदर एक होमलेस को उसके कैमरा के साथ देखते हैं जिस पर वही मॉन्स्टर हमला कर देता है। अब तभी हमें एनिड को दिखाया जाता है जो कि एजेक्स के साथ में डेट पर जा रही थी, लेकिन एजेक्स एक स्टोनर है, यानी कि वो बिल्कुल मेड्यूसा जैसा है और उसके बाल जो है वो सांप जैसे है, किसी को देख ले तो पत्थर बना दे। अब होता यह है कि गलती से वो खुद को ही स्टोन में कन्वर्ट कर लेता है, जिससे होता यह है कि वो डेट पर नहीं जा पाता और एनिड अब गुस्से से भर जाती है। अब वेंसडे खुद से बात करती है कि ये मॉन्स्टर कोई भी हो सकता है और हम इसी बीच वैलेरी को देखते हैं जिसको मरे हुए जानवरों को डॉल बनाकर सजाने का शौक था। जेवियर को दिखाया जाता है जिसके गले पर बड़ा सा क्लॉकट आ गया था। अब लैरिसा वीम्स यानी कि प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि कुछ मोर्टिशिया के पुराने रिकॉर्ड्स को जला रही थी, जो कि ये दर्शाता है कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। बेसिकली यहाँ पर हम सभी लोगों को वेंसडे की नजरों से देख रहे थे क्योंकि वो सभी पर शक कर रही होती है। हमें मैरिलिन थॉर्नहिल को भी दिखाया जाता है जो कि अकेले में उस नाइट शेड के सीक्रेट चेंबर के अंदर जाती है। हमें टाइलर को भी दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर होता है और वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। और फाइनली शेरिफ गैल्पिन को दिखाया जाता
होता है जिनको उस होमलेस के कैमरा से उस मॉन्स्टर की फोटो मिलती है। यानी कि यहाँ पर उसके साथ भी इस मॉन्स्टर ने काफी गलत किया था, जिसके साथ ही तीसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। चौथा एपिसोड शुरू होता है वेंसडे को दिखाते हुए, जो कि मॉर्चुरी जाती है डेड बॉडीज को स्टडी करने, और उसको पता चलता है कि इस होमलेस का एंकल जो है वो अलग कर दिया गया है। लेकिन अचानक से वहां पर शेरिफ और फॉरेंसिक एक्सपर्ट एनवार आ जाते हैं, तो वो वहीं पर छुप जाती है। खैर एनवार शेरिफ को ये बताते हैं कि एक पैर गायब है, साथ ही साथ यहाँ पर 2 उंगलियां काट ली गई हैं, जिसका मतलब साफ था कि मॉन्स्टर के साथ साथ यहाँ पर कोई तो है जो कि बॉडीज को काट रहा था, बेसिकली बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट कर रहा था, और वो भी किसी सर्जिकल ब्लेड से। खैर अब ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन एनवार को एक बॉडी चेम्बर ओपन मिलता है जिसके अंदर वेंसडे ही छुपी हुई थी, और वो वैसे ही सफेद है, तो एनवार उसे बॉडी ही समझ लेता है और यहाँ से निकल जाता है, और वेंसडे को भी वहाँ पर आराम मिल रहा था। खैर अब वो नेवरमोर आती है जहाँ पर एनिड उससे मिलती है, और वो एनिड को बताती है कि वो मॉन्स्टर के पैटर्न को स्टडी कर रही है, जहाँ पर उसको पता चला है कि सारी की सारी लाशों में से कोई ना कोई बॉडी पार्ट मिसिंग है। लाइक पहले वाली बॉडी की किडनी गायब है, दूसरे की उंगलियां, तीसरे का गॉल ब्लैडर, चौथे की पैर की उंगलियां काटी गई है। और ये कोई ऐसे ही नासमझ अटैक नहीं है, बल्कि कोई सीरियल किलिंग या फिर किलिंग करके अपनी ट्रॉफीज को कलेक्ट कर रहा है। हालांकि एनिड सुनते सुनते ही बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में वेंसडे क्लास में जेवियर के गले पर लगे हुए उन कट्स को नोटिस करती है और उसका पीछा करने लगती है, क्योंकि उसका शक उसके ऊपर काफी था। जेवियर की सीक्रेट वर्कशॉप के अंदर वो जाती है, जहाँ पर उसे उसी मॉन्स्टर की ढेर सारी ड्राइंग्स मिलती है, और अब उसको जेवियर के ऊपर पूरा शक होने लगा था। अब यहाँ से वेंसडे एक बुकलेट भी चुरा लेती है, और बाहर आने पर उसको जेवियर दिखाई देता है, जिसने उसको अंदर से बाहर आते हुए नहीं देखा था। यानी कि उसे ऐसा लगता है कि शायद वो वहां पर आ गई ऐसे ही। अब वो बहाना करके उसे सैटरडे को होने वाली पार्टी में चलने के लिए बोलती है, और वो मान जाता है। खैर अब वो एनिड के साथ मार्केट जाती है, जहाँ से एनिड शॉपिंग करने निकल जाती है, और वेंसडे को भी एक ब्लैक ड्रेस बहुत पसंद आई थी। अब यहाँ उसको वैलेरी भी मिलती है, लेकिन वो उनसे ज्यादा बात ना करते हुए आगे निकल जाती है, और वैलेरी यहाँ पर उसकी थेरेपिस्ट होती है। खैर अब वो शेरिफ गैल्पिन से मिलती है और उन्हें वो ड्राइंग दिखाकर ये कहती है कि वो उनकी हेल्प कर सकती है और नेवरमोर की खबर भी दे सकती है। इस पर शेरिफ ये कहता है कि पहले वो कोई ठोस सबूत लेकर आए और फिर वो उस चीज को कंसिडर करेगा। इसी बीच वेंसडे को टाइलर भी मिलता है, जो कि उसके जेवियर के साथ पार्टी में जाने से दुखी हो जाता है और कन्फेस करता है कि वो उसको पसंद करता है, और वो सोचता था कि शायद वो भी उसको पसंद करती होगी। लेकिन इस बार वेंसडे कोई उल्टा जवाब नहीं दे पाती और चुप रह जाती है। अब वेंसडे यूजिन के साथ एक बेस पर थी, जहां पर वो केस को स्टडी करने में उसकी हेल्प ले रही होती है। यूजिन कहता है कि ये हमले बियर के तो कैसे भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो ऐसे किसी को मारते ही नहीं है। वो जेवियर की एक ड्राइंग देखकर ये कहता है कि इसमें जो केव बनी हुई है वो पहले वहां पर गया हुआ है। वो दोनों उस केव में जाते हैं तो यहाँ उन्हें हैंडकफ्स मिलती हैं और बहुत सारे इंसानी रिमेन्स भी थे, मतलब कि वो मॉन्स्टर यहीं पर आता था। अब यहाँ उन्हें उस मॉन्स्टर का क्लॉ या फिर ये कहें कि दांत मिलता है और वेंसडे उसको रख लेती है। अब वो जेवियर की वर्कशॉप में वापस जाती है, जहाँ पर उसे एक टॉवल के अंदर उसका खून मिलता है और अब तक वो वहाँ पर आ जाता है। बेसिकली उसका ये प्लान था कि वो डीएनए टेस्ट करवाने वाली थी और उसका शक पूरी तरह से जेवियर के ऊपर था। खैर अब वो जेवियर को अपने शक के बारे में बताती है, जिस पर वो ये कहता है कि वो मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि उसे ड्रीम्स के अंदर ये मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे वो यहाँ पर ड्रॉ करता है। और एक ड्राइंग के समय उसने ड्राइंग से बाहर आकर उसे क्लॉ मार दिया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जेवियर जो ड्राइंग बनाया करता था वो कुछ समय के लिए एक्टिव हो जाया करती थी, जो कि अपने आप में ही काफी खास चीज है। लेकिन वेंसडे को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और जेवियर को इस बात का दुख होता है कि वेंसडे ने अपने शक की वजह से उसके साथ पार्टी में चलने के लिए कहा था, ना कि वो उसको पसंद करती है। अब वो वहाँ से निकल जाती है और ये क्लॉ यानी कि दांत और टॉवल वो गैल्पिन को देती है कि यही वो मॉन्स्टर हो सकता है और वो जल्दी से डीएनए टेस्ट करवा ले और खुद चेक कर ले। अब वेंसडे वापस से नेवरमोर आती है, जहाँ पर वो यूजीन से कहती है कि अब वो पार्टी में नहीं जा रही है, तो वो दोनों साथ में केव जाकर मॉन्स्टर के बारे में और पता करेंगे। खैर इसी बीच हम ये देखते हैं कि टाइलर एक इनविटेशन को हाथ में लिए हुए वेंसडे के पास आता है रेडी होकर। तो हमको पता चलता है कि जो थिंग यानी कि हाथ है वही टाइलर को इस इनविटेशन को देकर आया था, क्योंकि वेंसडे उसके साथ पार्टी में चली जाए। अब टाइलर तैयार होकर यहाँ आ जाता है और थिंग वेंसडे के लिए उसकी पसंद की ड्रेस भी चुरा कर लाया था। अब इसके चलते ये होता है कि वेंसडे यूजीन को आज जाने से मना कर देती है और वो काफी ज्यादा बुरा मान जाता है। और यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि वेंसडे यूजीन के अंदर अपने भाई को देखा करती थी।
लेकिन होता यह है कि यूजीन गुस्से में अकेले ही वहां पर जाने का फैसला कर लेता है। अब पार्टी के अंदर हम वीन्स को देख पाते हैं जो कि मैरिलन थॉर्नहिल को ये बताती है कि पार्टी उसे सैड करती है क्योंकि एक लड़के ने उसको रिजेक्ट कर दिया था किसी और को चूज करके, और जिसको चूज किया था वो कोई और नहीं बल्कि वो थी मोर्टिशिया, यानी कि वेंसडे की माताश्री। ये देखते हैं कि एनिड ने किसी और को डेट के लिए हाँ कर दिया था, जिसे वो ये बताती है कि आज की टीम येती की है जो कि पहले यहाँ पर पढ़ते थे लेकिन फिर वो विलुप्त हो गए। अब वेंसडे और टाइलर पार्टी में आते हैं जहाँ पर जेवियर वेंसडे को टाइलर के साथ देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। अब वो उसे टाइलर के बारे में बताता है कि टाइलर और उसके दोस्तों ने एक बार उसे पीटा था, और वेंसडे इस बात को टाइलर से कंफर्म करती है तो वो कहता है कि हाँ ऐसा जरूर हुआ था और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था, जिसके चलते वो थेरेपी लेता है और उसे बिल्कुल याद नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया था। वेंसडे को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और टाइलर भी उसको इसलिए ही पसंद करता था। अब हम यूजीन को देखते हैं जो कि केव के पास कुछ लोगों को ब्लास्ट करते देखता है और वो लोग भी उसको देख लेते हैं। मीनवाइल एनिड जिसके साथ डेट पर आई थी उसके बुली दोस्त वहां पर आ जाते हैं और वो सब पर रेड पेंट डाल देते हैं, यानी कि उनका ये पहले से ही प्लान था, और वो इस पार्टी को पूरी तरह से खराब कर देते हैं। और तभी वेंसडे को विजन आता है कि यूजीन पर हमला होने वाला है, तो वो ये मैरिलन थॉर्नहिल को बताकर उसे बचाने निकल जाती है। अब दूसरी ओर हम एनिड को देखते हैं जो कि उस लड़के पर काफी गुस्सा करती है जो कि काफी अपसेट हो गई थी, और तभी एजेक्स उसको मिलता है जिससे वो ये कहती है कि वो उसके साथ आना चाहती थी लेकिन वो उस रात आया ही नहीं। तो वो ये बताता है कि वो गलती से पत्थर का बन गया था जो कि अभी अभी ठीक हुआ है, और दोनों किस करके अपनी रिलेशनशिप शुरू करते हैं। अब जंगलों में यूजीन भागे जा रहा था जिसके पीछे वो मॉन्स्टर लग चुका था और वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तब तक वेंसडे यहाँ पर आ जाती है लेकिन वो यूजीन को बचा नहीं पाती, और तब तक मैरिलन थॉर्नहिल भी यहाँ पर आ गई थी। अब वेंसडे बहुत ही ज्यादा गुस्से में बाहर जाती है, जिसके साथ ही चौथा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो पांचवा एपिसोड शुरू होता है वेंसडे को दिखाते हुए जो कि अपने माता पिता की हिस्ट्री के बारे में पता लगाने की कोशिश में थी कि आखिर उसके पिता ने किया क्या था और वो किस खून के दोषी बताए जा रहे हैं। ऐसा कौन सा राज था जो कि उसका परिवार अभी तक उनसे छुपा रहा था, और 32 साल पहले आखिर हुआ क्या था। तभी हम 1990 की पार्टी देखते हैं जहां पर गोमेज जो होता है वो गैरेट गेट्स नाम के एक लड़के के साथ था, और अगले ही पल गैरेट नीचे गिर पड़ता है जिसको फेंसिंग स्वॉर्ड से ही स्टैब किया गया था। अब अगले सीन में शेरिफ नेवरमोर आते हैं और गोमेज को अरेस्ट कर लेते हैं, और उस वक्त के शेरिफ कोई और नहीं बल्कि आज के मेयर हैं। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और अब नेवरमोर के अंदर फैमिली वीकेंड शुरू हो गया था जहां पर सभी बच्चों के परिवार वाले आए हुए थे, और वेंसडे का परिवार भी आया हुआ था। सभी बच्चों के परिवार को हम देखते हैं जहां पर एनिड का परिवार उस पर वेयरवुल्फ बनने का प्रेशर डाल रहे थे, स्पेशली उसकी माँ। अब प्रियंका अपनी माँ से डरती है जिसके पिता नहीं है, और उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली है, और ये दोनों ही काफी अब्यूजिव थे जिसके चलते ही प्रियंका भागकर यहाँ आ गई थी। अब वेंसडे का परिवार प्रिंसिपल वीम से मिलता है और वो लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं, जहां पर मोर्टिशिया नोटिस करती है कि 1990 की ईयर बुक से उसका रिकॉर्ड फाड़ दिया गया था, जिस पर लेरिसा वीम्स ये कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये किसका काम था, जबकि हम जानते हैं कि ये उसने ही किया था। अब वीम्स के हाव भाव से अभी तक हमें थोड़ा बहुत ये जरूर समझ आ चुका है कि उसको मोर्टिशिया से कुछ न कुछ दिक्कत जरूर है, यानी कि एक पॉइंट तो वो पार्टी वाला हो ही चुका था, लेकिन उसके अलावा ऐसा क्या हुआ था तो इसके बारे में हमको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। अब वीम्स जो होती है वो वेंसडे को फैमिली थेरेपी में जाने के लिए बोलती है, और वेंसडे को तो यहाँ के तौर तरीके और राज छुपाना पहले ही पसंद नहीं था। ऊपर से ये फैमिली थेरेपी तो और भी ज्यादा टॉर्चर थी, लेकिन फैमिली प्रेशर में उसको जाना पड़ता है। थेरेपी के वक्त वो अपने पेरेंट्स से गैरेट गेट्स के खून की बात पूछती है, तो मोर्टिशिया ये कहती है कि ये सवाल करने का सही वक्त और जगह नहीं है, और वैसे भी गोमेज उसमें इनोसेंट साबित हुआ था। अब वेंसडे ये कहती है कि लोग उसे सारा सच नहीं बता रहे हैं, और अगर नहीं भी बताएंगे तो वो खुद ही सब कुछ पता लगा लेगी, और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। अब तभी वो यूजीन को देखने आती है जो कि आखिरी मॉन्स्टर हमले में बच तो गया था, लेकिन अभी वो काफी अनस्टेबल है, कोमा के अंदर है, और वो आईसीयू में भर्ती था। वेंसडे उससे ये कहती है कि वो उसे मिस कर रही है और सब उसको मिस करते हैं। यहाँ पर दिखता है कि वो किसी की तो फिक्र करती है और उसके अंदर एक दिल भी है। एंड मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो उसके अंदर अपने भाई को देखा करती थी। खैर तभी वो यूजीन की माओ से मिलती है। जी हाँ, असल में वो लेस्बियन मदर्स का बेटा था, और वो दोनों वेंसडे को देखकर खुश होती हैं और बताती हैं कि यूजीन का यहाँ पर कोई दोस्त नहीं था और सिर्फ वेंसडे उसकी दोस्त बनी, और वो हमेशा उसकी ही बातें करता रहता था।
अब दूसरी ओर हम बियांका को देखते हैं, जिसकी माँ उससे ये कहती है कि अब वो उसके साथ वापस चले, लेकिन बियांका यहाँ पर एक नए नाम के साथ नई जिंदगी शुरू कर चुकी है, यानी कि उसका बियांका नाम था ही नहीं। और असल में वो उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ कोई कल्ट चलाकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उससे पैसे ठगा करती थी, जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन उसकी माँ ये कहती है कि अब उनकी पावर्स कम हो रही हैं और उनको बियांका की जरूरत पड़ेगी, तो वो खुद यहाँ से चल ले, नहीं तो यहाँ वो उसकी रेप्यूटेशन को खत्म कर देगी, जिससे कि बियांका काफी डर जाती है और वो सबको ये बता देगी कि यहाँ पर बियांका सायरन के छल कपट से आई है और जैसी वो दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है। जिसको सुनकर बियांका उलझन में पड़ गई थी, वो काफी डर भी गई थी। अब इसी बीच शेरिफ गैल्पिन जो होता है वो मॉर्चुरी के अंदर आता है, जहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट एनवार ने खुद को ही शूट करके खत्म कर लिया था, लेकिन यहाँ पर देखने से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। गैल्पिन ये बताता है कि एनवार तो खुश था, वो रिटायर होने वाला था, अपने परिवार के साथ वेकेशन पर जाने वाला था, तो वो ऐसा क्यों करेगा। जिस पर कांस्टेबल कहती है कि गन उसके नाम पर थी और सीसीटीवी कैमरा बबल गम से ब्लॉक कर दिया गया है, जो कि और भी ज्यादा वियर्ड बात है। अब यहाँ पर एनवार का एक नोट भी मिलता है, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि उसे गिल्ट था कि उसने गैरेट गेट्स के टाइम पर नकली रिपोर्ट बनाई थी, और ये पढ़कर गैल्पिन खुश हो जाता है कि अब तो गोमेस को उसके लिए सजा मिल ही जाएगी। मीनवाइल हम वेंसडे को देखते हैं, जो कि मोर्टिशिया को ग्रेवयार्ड में देखती है, जहां पर मोर्टिशिया गैरेट गेट्स की ग्रेव पर जाकर गुस्से में रोज डालने आई थी, लेकिन वो यहाँ पर ऐसा नहीं करती, बल्कि वो रोज हटाकर खाली कांटे वहां पर चढ़ाती है। मतलब कि ये रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब अगले सीन में सभी नेवरमोर के अंदर थे और वेंसडे अपने परिवार से नाराज थी कि वो उसको सच नहीं बता रहे, जिसको भांप कर गोमेज मोर्टिशिया से कहता है कि उन्हें सच बता देना चाहिए, जिस पर मोर्टिशिया कहती है कि वो अभी समझ नहीं पाएगी और वो बाद में उसको कभी भी बता देंगे। एंड ऑब्वियस ही बात होती है कि कुछ चीजों को समझने के लिए मैच्योरिटी की जरूरत होती है और वेंसडे अभी उतनी मैच्योर नहीं लग रही थी। खैर इतने में ही वहां पर पुलिस आ जाती है और गोमेज को अरेस्ट करके ले जाती है, जिसके बाद अगले सीन में गोमेज जेल के अंदर था, जहां पर वेंसडे आती है और सारा सच पूछती है। तो वो ये बताता है कि उस समय गैरेट गेट्स मोर्टिशिया से एक तरफा प्यार करने लगा था और वो गोमेज को चाहती थी, जिससे वो काफी चिढ़ गया। अब गोमेज और मोर्टिशिया गैरेट के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करने के लिए पुलिस में भी जाते हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनता। और गैरेट के पिता एक अमीर आदमी थे, साथ ही साथ आउटकास्ट से काफी नफरत करते थे, तो उनकी बात कभी बाहर नहीं आने दी। अब एक रात गैरेट गोमेज को जान से मारने नेवरमोर ही आ रहा था और लड़ाई में खुद को बचाने गलती से गोमेज उसको उसी तलवार से स्टैब कर देता है। और स्टैब नहीं करता, बल्कि उसने बस फेंसिंग स्वॉर्ड को उठाया था, जिससे कि गैरेट टकरा गया और वहीं पर मारा गया। वेंसडे समझ जाती है कि गोमेज यहाँ पर सच बोल रहा है और वो वहाँ से निकल जाती है। सबसे बड़ी बात ये थी कि गोमेज और मोर्टिशिया किस कर रहे थे और इसी चीज को देखकर गैरेट पागल सा हो गया था और उसी के चलते ये सब हो गया। अब वेंसडे जो होती है वो सीधा शेरिफ गैल्पिन के पास जाती है और उससे ये कहती है कि कोई तो है जो कि उसके परिवार को फंसाना चाहता है। और ये बात कितनी अजीब है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसी दिन नोट छोड़कर खुद को खत्म कर लेता है जिस दिन गोमेज शहर के अंदर आया था। अब शेरिफ गैल्पिन ये कहता है कि गोमेज खुद ही गुनाह को कबूल कर चुका है और अब वो वेंसडे की कोई बात नहीं सुनेगा। साथ ही साथ उसने डीएनए टेस्ट भी करवाया था, तो मॉन्स्टर का डीएनए जेवियर से मैच नहीं हुआ, तो यहाँ पर एक और झूठ वो बोल रही है। अब इसी बीच हम एनिड को देख पाते हैं, जिसकी फैमिली वाले उसे वेयरवुल्फ बनने के लिए, यानी कि वेयरवुल्फ कन्वर्जन के लिए एक थेरेपी लेने के लिए भेजना चाहते थे, जिससे कि वो काफी अपसेट हो जाती है। और वेंसडे पर्क्सले के पास आती है और उससे बात करती है कि पिता निर्दोष हैं और वो असली मुजरिम को ढूंढ लेगी। अब वो अपनी माँ मोर्टिशिया के बारे में पूछती है, तो वो ये बताता है कि उन्होंने अभी खुद को एक शांत जगह पर अकेले रहने के लिए छोड़ दिया है, जहाँ पर उन्हें कोई भी ढूंढ ना पाए। अब वेंसडे ये बात समझ जाती है कि पक्का उसकी माँ नाइट शेड के सीक्रेट चेम्बर के अंदर ही होगी, क्योंकि वो भी उसका पहले पार्ट रह चुकी थी। अब वो वहाँ पर जाकर उनसे मिलती है और बातों ही बातों में मोर्टिशिया ये बताती है कि नाइट शेड गोमेज की एक वंशज गुडी ने शुरू करी थी और नाइट शेड का मकसद था आउटकास्ट को नुकसान और भेदभाव से बचाने का, और उनके ही हाथों जोसेफ क्रैकस्टोन की मौत हुई थी। इनफैक्ट मोर्टिशिया ये भी पूछती है कि वेंसडे ने इस कल्ट को ज्वाइन क्यों नहीं किया, तो वेंसडे सिंपली ये कहती है कि वो उसकी शैडो में नहीं रहना चाहती। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेंसडे अपनी माँ से काफी चिढ़ा करती थी। खैर अब तभी मोर्टिशिया ये सच बता देती है कि उस रात असल में गैरेट बहुत गुस्से में था, जिसके मुंह से झाग भी निकल रहा था और आंखें उसकी बाहर आ रही थी, चेहरा किसी जानवर की तरह हो गया था।
और वो ये देख रही थी कि गैरेट गोमेज को मार ही देगा, तो उन्होंने उसे बचाने के लिए स्वॉर्ड उठाया और उनके हाथों गैरेट मारा गया था। लेकिन गोमेज ने उन्हें बचाने के लिए खुद के ऊपर इल्जाम ले लिया था और यही रीजन था कि वो जेल के अंदर चुप था और उसने अपनी बेटी को भी झूठ कहा। अब वेंसडे ये कहती है कि गैरेट गुस्से में नहीं था, शायद बात कुछ और ही थी, यानी कि मुंह से झाग आना, फटी हुई आंखें और जानवर जैसा बर्ताव करना, इसका रीजन कुछ और ही होगा। अब आखिर उसकी मौत का कारण क्या था ये पता लगाने के लिए दोनों गैरेट की ग्रेव से उसके रिमेन्स निकालने लगती हैं। वो दोनों बॉडी डिग कर लेती हैं और अब तक पुलिस वहां पर आकर उनको अरेस्ट कर लेती है। अब यहाँ वेंसडे अपने माता पिता को बताती है कि उसने गैरेट की बॉडी से उसकी फिंगर निकाल ली है जो कि नीली हो रखी थी, मतलब कि उसे नाइट शेड के फूल से पॉइजन करा गया था। मीन्स कि अगर उसको वो तलवार ना भी लगती तो वो वैसे भी मरने वाला था। वो फिंगर को टच करती है तो उसको विजन्स आते हैं जिसके अंदर वो ये देखती है कि गैरेट के पिता ने उसे यहाँ पर सभी आउटकास्ट को जहर देकर मारने के लिए कहा था, लेकिन गोमेज से लड़ते टाइम जो जहर की बोतल होती है वो उसकी पॉकेट में ही टूट गई थी, जिससे कि पॉइजन फैल गया। अब अगले सीन में वो मेयर के पास जाती है और ये कहती है कि वो सब जानते थे और तब वो शेरिफ हुआ करते थे, लेकिन अगले ही साल मेयर बन गए, मतलब कि गैरेट के पिता ने उसकी मदद करी थी। वो ये कहते हैं कि गैरेट के पिता को आउटकास्ट से सख्त नफरत थी, जिन्हें लगता था कि नेवरमोर उनकी जमीन पर बना हुआ है जो कि 200 साल पहले उनके परिवार से छीन ली गई थी। वो आगे ये भी कहता है कि गैरेट अकेले नहीं खत्म हुआ था, उसकी माँ ने खुद को भी खत्म कर लिया था। फादर शराब का आदी होकर मारा गया और बहन यहाँ से दूर चली गई, लेकिन वो भी डूबकर मारी गई थी। अब वेंसडे और मोर्टिशिया ये कहती हैं कि वो उनके परिवार को बाइज्जत बरी करे और शेरिफ ऑफिस उनसे माफी भी मांगे। अब ऑफिस के बाहर निकलकर मोर्टिशिया अपनी बेटी वेंसडे से बात करती है कि उनके रिश्ते कुछ खास नहीं रहे, लेकिन अब वो कोशिश करेगी कि सब कुछ ठीक हो जाए। और विजन्स उनके कोर नेचर पर डिपेंड करते हैं। वो खुद पॉजिटिव है तो उनके विजन्स पॉजिटिव रहते हैं, जिससे कि वो एक डव बनती है। और वेंसडे बिल्कुल नेगेटिव रहती है तो उसके विजन्स वैसे हैं तो वो एक रेवन की तरह है। हालांकि उसके विजन्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, जिन्हें कंट्रोल नहीं करा गया तो वो उसे पागल कर देंगे। और सबसे बड़ी बात कि वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती, बल्कि उनके मरे हुए पूर्वज रेवंस की हेल्प करते हैं। अब वेंसडे ये कहती है कि उसे एक गुड्डी दिखाई देती है, जिस पर मोर्टिशिया ये कहती है कि वो एक बहुत ही पावरफुल विच हुआ करती थी, लेकिन उसकी खुद की एरोगेंसी की वजह से वो खुद ही नहीं बच पाई और वेंसडे उससे सावधान रहे। इनफैक्ट रेवंस जो होती है ना, वो हमेशा अकेली ही रह जाती हैं। खैर फाइनली सबके माता पिता यहाँ से जाने लगते हैं और एनेड अपनी मॉम से ये कह देती है कि वो जैसी है खुद को एक्सेप्ट करती है और जल्दी ही वो भी कर ले तो बेटर रहेगा, यानी कि उसे वेयरवुल्फ बनने की कोई जल्दी नहीं थी। दूसरी ओर बियांका भी अपनी माँ का ऑफर मान लेती है, लेकिन उसे स्कूल खत्म होने तक का टाइम चाहिए था। अब वेंसडे का परिवार भी उससे विदा लेता है और वो ईयरबुक देखती है तो इससे उसको ये पता चलता है कि एक प्ले के दौरान लैरिसा वेम्स और उसकी माँ मोर्टिशिया ने साथ में ही प्ले किया था, जहाँ पर लैरिसा वेम्स ने खुद को चेंज कर लिया था एक एक्ट्रेस के अंदर। खैर अब ये देखते ही वो प्रिंसिपल वेम्स के पास जाती है और ये कहती है कि वो तो एक नई चीज है, यानी कि एक शेप शिफ्टर है और उस दिन रोवन वापस नहीं आया था, वो रात सच में मारा गया था। और ये बात बिल्कुल सच थी, जो कुछ उसने देखा वो रियल में हुआ था और अब वो ये सब गैल्पिन को बताना चाहती थी, जिस पर लैरिसा ये कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी और ऐसा किया तो कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि रोवन पागल हो गया था और उसकी मौत एक तरह से उसके पिता के लिए कन्विंसिंग थी। और लैरिसा वेम्स को स्कूल की रेप्यूटेशन की बहुत ही ज्यादा फिक्र है और वो उसको ही बचा रही है। और तभी वेंसडे ये कहती है कि तो यूजीन का क्या, और वो उसको कैसे बचा रही है। और तब तक बाहर से आवाज आती है और दोनों बाहर देखती हैं तो बाहर आग से ये लिखा हुआ था कि आग बरसने वाली है, जिसके साथ ही 5वां एपिसोड यहीं पर खत्म। एपिसोड 6 शुरू होता है वेंसडे से, जो कि गुडी की स्पिरिट को समन करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उसे विजन्स में ट्रेन कर सके, अपनी शक्तियों को कंट्रोल करने में मदद कर सके और वेंसडे जल्दी ही केस सॉल्व कर पाए। लेकिन गुडी जो होती है वो कोई जवाब नहीं देती। अब वहाँ पर तभी एनेड आती है और उनको एक नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि उसके सवालों के जवाब क्रैकस्टोन की केव पर मिलेंगे। अब ये दोनों वहाँ पर जाते हैं तो यहाँ असल में बाकी दोस्तों और एनेड ने वेंसडे के लिए उसके बर्थडे का सरप्राइज प्लान किया था और थिंग ने सबको ये बात बताई थी। अब सभी उसको विश करते हैं और आज वो 16 साल की हो गई थी। खैर यहाँ पर वो वॉल पर लैटिन में एक लाइन लिखी देखती है जो की थी आग बरसेगी जब मैं लौटूंगा। खैर अब वो उसको जैसे ही छूती है तो उसको गुडी का विजन आता है जहाँ पर वो उससे मिलती है।
वो ये कहती है कि क्रैकस्टोन वापस आ रहा है और उसे एक जगह दिखाती है जिसका सच वेंसडे को जानना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके वंश की रेवन है और टाइम बहुत कम है, तो उसे अपने विजन्स पर काबू पाना खुद सीखना पड़ेगा। और रेवन का कोर नेचर होता है, उन्हें हर टाइम से गुजरना ही पड़ता है, अकेले रहना होता है और जलना पड़ता है। अब अगले सीन में वेंसडे को होश आता है तो वो अपने रूम में थी और थिंग उसे उसके माता पिता का गिफ्ट देता है। वहीं एनिड उसे हाथ से बना हुआ एक स्वेटर गिफ्ट करती है। अब अगले सीन में लरिसा वीम्स मेयर से मिलती है और ये कहती है कि ये आग वाला काम किसका है वो जल्दी पता लगाए, जिस पर वो कहते हैं कि यूजीन के बारे में क्या ख्याल है, उस पर हमला करने वाला शायद नेवरमोर से था। तो अब लरिसा वीम्स उन्हें डोनेशन रोकने की धमकी देने लगती है कि वो अपना दिमाग ज्यादा न चलाए। इसी बीच वेंसडे से मिलने जेवियर आता है और ये कहता है कि जब उसे हेल्प की जरूरत हो तो वो उसके पास आ सकती है। खैर अब तभी हम बियांका को देखते हैं जिसे मेयर का बेटा लूकस मिलता है, जिसको बियांका की माँ ने अपने कल्ट में शामिल कर लिया था। बेसिकली वो मेडिटेशन वाला एक तरह का ऐप होता है और उसी के जरिए ये सभी को लूटा करते थे। लेकिन जो बियांका होती है वो उसे इस कल्ट से निकल जाने के लिए बोलती है, तो वो उसको कॉफी डेट पर जाने का पूछ लेता है, जिस पर वो मान जाती है। वैसे भी वो अभी अकेली थी। मीनवाइल वेंसडे को दिखाया जाता है जो कि यूजीन के पास आई हुई थी और बर्थडेज के बारे में बता रही थी कि उसके माता पिता हमेशा उसके लिए क्रीपी और स्केरी बर्थडेज प्लान करते थे। और यहाँ वो गुडी का जिक्र करती है, लेकिन आज यूजीन से मिलने वैलेरी आती है तो वेंसडे वहाँ से निकल जाती है। और आपको याद होगा कि वेंसडे को सरप्राइज इसलिए पसंद नहीं आया था क्योंकि उसको क्रीपी चीजें ज्यादा पसंद है। खैर अब जाने से पहले वैलेरी जो होती है वो गुडी के बारे में पूछती है कि वो कौन है, तो वेंसडे झूठ बोल देती है कि वो तो उसकी कजन है। खैर अब वो कैफे जाती है जहाँ पर उसे टाइलर मिलता है जो कि उससे थोड़ी बहुत बात करता है और तभी वेंसडे उसे गुडी की दिखाई हुई एक बिल्डिंग की ड्राइंग बनाकर उसके बारे में पूछती है, तो वो ये कहता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। तभी वहाँ पर शेरिफ गैल्पिन भी मिलता है जिससे वो ये कहती है कि स्कूल में आग से जो लिखा गया था वही क्रैकस्टोन की गुफा में भी लिखा था, लेकिन फिर से शेरिफ उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। तभी हम मेयर को देखते हैं जो कि गैरेट गेट्स की बहन का डेथ सर्टिफिकेट मंगवाकर चेक कर रहा था। अब वेंसडे जेवियर के पास जाती है और उसे वो ड्राइंग दिखाती है, तो वो ये बताता है कि आखिरी 2 दिन से उसे भी विजन्स आ रहे हैं और उसने भी ये घर बनाया था और असल में ये गेट्स मेंशन है। तभी वेंसडे अपनी भी जेलो वाली ड्राइंग देखती है जिसे जेवियर नहीं बनाया हुआ था। इसी बीच हम बियांका और लूकस को देखते हैं जो कि कैफे में मिलते हैं। बातों ही बातों में लूकस बताता है कि उसे लगता है कि आउटकास्ट को वो पसंद नहीं है क्योंकि वो नॉर्मल है और सबको लगता है कि वो किसी काम का नहीं है। लेकिन हम क्लियरली देख पाते हैं कि बियांका उसके साथ काफी एंजॉय कर रही थी। मीनवाइल वेंसडे को दिखाया जाता है जो कि गेट्स के घर पर जाती है जहां पर उसे मेयर दिखाई देते हैं जो कि घर से बाहर आकर गैल्पिन को कॉल करते हैं और कहते हैं कि शायद उनको पता चल चुका है कि यहाँ पर हो रही चीजों के पीछे है कौन। अब वो वहाँ से निकलते हैं और वेंसडे उनकी ही कार में छिप जाती है ताकि वो सच्चाई का पता लगा सके कि शेरिफ और मेयर क्या बात करने वाले हैं। अब वो कैफे आते हैं जहाँ पर वो गैल्पिन से बात करने ही आए थे, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं तो बीच में ही एक कार उनको उड़ा देती है। अब वेंसडे शेरिफ से बात करती है कि मेयर आखिर ऐसा क्या बताने वाले थे कि उनका एक्सीडेंट कर दिया गया, मतलब कि वो सच जानते थे। जिस पर वो ये कहता है कि जब वो मेयर थे तो बहुत सारे केसेस सॉल्व नहीं कर पाए और दोनों अक्सर उन्हीं केस के बारे में बात किया करते थे, तो ये भी शायद उनमें से ही कोई एक होगा। अब विम्स जो होती है वो वेंसडे को नेवरमोर लेकर आती है, लेकिन अब वो पूरे नेवरमोर के अंदर लॉकडाउन शुरू कर देती है और वेंसडे से कहती है कि अब कोई भी बाहर नहीं जाएगा, स्पेशली वो तो बिल्कुल भी नहीं। तभी वेंसडे अपने रूम में थी जहां पर मैरिलन थॉर्नहिल आती है और उससे थोड़ा बहुत बात करके उसे फ्रैंकनस्टाइन किताब देती है जिसको मैरी शेली ने 19 साल की एज में लिखा था। जिस पर वेंसडे ये कहती है कि अभी 19 साल का होने में उसके पास 2 साल और 364 दिन बाकी हैं, मतलब कि जल्दी ही वो मैरी से बेहतर किताब उससे भी कम एज में लिख लेगी। और मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर वो नोवेल वगैरह लिखती थी। वो बताती है कि वो अपना नोवेल लिख ही रही है और वो जल्दी ही उसको पूरा कर लेगी, जिसकी मेन लीड वाइपर जो कि एक डिटेक्टिव है और वो वेंसडे से ही प्रेरित होगी। एक तरह से उसकी ही कहानी है, लेकिन यहाँ किरदार बदल दिए गए हैं। तभी थॉर्नहिल ये कहती है कि वेंसडे अपना ध्यान मॉन्स्टर से हटाकर सही चीजों पर लगाए क्योंकि उन्हें उसकी फिक्र है, बट वेंसडे कहती है कि उसे उनकी फिक्र की जरूरत नहीं है और वो खुद को संभाल सकती है, अपना देख सकती है। जिसको सुनकर वो थोड़ी सी दुखी हो जाती है।
थोड़ी देर के बाद में वेंसडे एक प्लान बनाती है और एनिड और टायलर के साथ गेट्स के घर जाती है। यहाँ वो लोग चेक करते हैं तो मेयर को हिट करने वाली कार यहीं पर थी। वो आगे जाते हैं तो उनको एक श्राइन मिलती है जहाँ पर क्रैकस्टोन के लिए वर्शिप करी गई थी और यहाँ की कैंडल्स अभी भी गर्म थी, मतलब कि वर्शिपर अभी यहीं पर था। अब वो आगे देखते हैं तो गैरेट गेट्स की बहन लॉरल गेट्स का रूम सजा हुआ था जहाँ पर ताज़ा गुलाब रखे गए थे, यानी कि यहाँ पर भी कोई रह रहा था। एनिड ये बोलती है कि शायद से लॉरल वापस आ गई है, जिस पर वेंसडे कहती है कि वो 25 साल पहले डूबकर मारी गई थी, तो वापस कैसे आ सकती है। अब सडनली वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उस पर हमला करने लगता है, जिससे बचकर वो डम वेटर के अंदर छुप जाती हैं। बाहर से हमला करता है तो डम वेटर नीचे स्लिप होकर बेसमेंट में आ गया था, जहाँ पर उनको एक सर्जिकल रूम मिलता है जहाँ पर मॉन्स्टर के मारे गए सारे विक्टिम्स के बॉडी पार्ट संभाल कर रखे गए थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। खैर अब वो लोग विंडो से बाहर भागती हैं जिन्हें मॉन्स्टर नहीं पकड़ पाता और टायलर इस बीच घायल हो गया था, जिसको वो संभालती हैं कि तभी वहां पर जेवियर आ जाता है जिसे थिंग ने उनके बारे में बताया था। लेकिन यहाँ वेंसडे जो होती है वो अभी भी उसको ही गलत समझती है। अब ये लोग टायलर को उसके घर ले जाने लगते हैं जहाँ पर शेरिफ गैल्पिन उनको मिलता है, जिसे वेंसडे वापस ले जाती है। लेकिन शॉकिंगली अब उस घर के अंदर कुछ भी नहीं था, ना वहाँ पर वर्शिपिंग प्लेस थी, ना ही वो रूम था, ना ही वहाँ सर्जिकल वार्ड और बॉडी पार्ट्स थे। और तभी शेरिफ गैल्पिन जो होता है वो वेंसडे के ऊपर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अब वो उसके बेटे और इस केस से बिल्कुल दूर रहे। अब वेंसडे नेवरमोर आती है जहाँ पर वीम्स उस पर काफी गुस्सा करती है, लेकिन वो वीम्स को वो नाइट शेड वाली ड्राइंग दिखाती है कि रोवन की माँ ने ये बनाई थी। प्रिडिक्शन करी थी कि वेंसडे ये जगह तबाह कर देगी, लेकिन वो इस जगह को बचाना चाहती है और वीम्स भी यही चाहती है, तो वो उसको सस्पेंड ना करके उसे एक मौका दे। अब वीम्स इस पर मान जाती है और वेंसडे रूम में आती है जहाँ पर एनिड अपना सामान पैक कर रही थी। वो दुखी होकर कहती है कि वेंसडे को दोस्त चाहिए ही नहीं, इसलिए वो उनकी कद्र भी नहीं करती और एनिड उससे दोस्ती करने की बहुत सारी कोशिश ऑलरेडी कर चुकी है। वो उसके लिए सारी चीजें कर रही थी जो कि इल्लीगल हैं, लेकिन फिर भी वेंसडे को किसी और की फिक्र नहीं है, खाली वो खुद के बारे में सोचती है। और अब एनिड वहां से निकल जाती है, जिसके चलते वेंसडे को अच्छा नहीं लगता, यानी कि वो उसको अपना फ्रेंड कंसीडर करती थी और उसके अंदर इमोशंस भी हैं, वो उनको बस छुपा कर रखती है। खैर अब तभी वो लॉरल गेट्स के उस म्यूजिकल टॉय बॉक्स को देखती है जिसको वो उस घर से यहाँ पर ले आई थी और उसमें वेंसडे की बहुत सारी फोटोज भी थी। मींस उसको कोई तो ट्रेस कर रहा था जिसने की ये फोटोज निकाल कर रखी हैं और अब वो खुद से वादा करती है कि वो उसे ढूंढकर निकाल लेगी। और तभी हम किसी को मेयर का लाइफ सपोर्ट बंद करता देख पाते हैं, जिससे कि उनकी जान चली जाएगी। यानी कि यहाँ पर कोई तो था जो कि नहीं चाहता था कि लॉरल गेट्स का सच बाहर आए। और इसी के साथ में छठा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सातवें एपिसोड की शुरुआत में हमको पता चलता है कि मेयर जिंदा नहीं बच पाए थे और उनका फ्यूनरल था और वेंसडे की निगाहें यहाँ पर खूनी को ही ढूंढने में लगी हुई थी। उसके अंकल फेस्टर उससे मिलने आते हैं जो कि एक भागे हुए मुजरिम थे और उनके पास इलेक्ट्रिक वेव्स की पावर है और उनको अभी छुपने की जगह चाहिए थी, तो वो उनको यूजीन के बी हाउस में रुकने के लिए बोलती है और वो उनसे मॉन्स्टर के बारे में पूछती है। तो वो बताते हैं कि ये असल में हाइड है और उन्होंने पहले भी एक इंसान को हाइड बनते देखा है, जिसे क्या ट्रिगर करता है उनको भी नहीं पता। अब वेंसडे ये कहती है कि उसे कभी भी किसी किताब के अंदर हाइड का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, जिस पर वो ये कहते हैं कि उसे नथानियल फोकनर की डायरी पढ़नी चाहिए, जिसने असल में नेवरमोर की स्थापना से पहले दुनिया भर में घूमकर हर तरह के आउटकास्ट कम्युनिटी की डायरी बनाई थी, जो कि यहाँ पर एक सीक्रेट लाइब्रेरी के सीक्रेट वॉल्ट के अंदर रखी हुई है। यानी कि इस नेवरमोर के अंदर काफी राज दफन हो रखे थे और जब वो बहुत सालों पहले यहाँ पर छुपने आए थे तब उन्हें वो डायरी मिली थी। वेंसडे कहती है कि आज रात वो नाइट शेड की लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे। अब अगले सीन में वो रूम के अंदर थी जहाँ पर एनिड बहाने से उससे बात करने आती है, लेकिन दोनों के बीच फिर से बहस हो गई थी। रात को वेंसडे नाइट शेड लाइब्रेरी के अंदर जाती है जहाँ पर उसको जेवियर मिलता है और उसकी उससे भी बहस हो जाती है, क्योंकि अभी तक उसे जेवियर पर ही शक था। वो ये कहती है कि शायद वो उसको पसंद करता है, इसलिए अभी तक उसको नहीं मारा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जहाँ जहाँ ये चीजें हो रही थी वहाँ पर हमेशा जेवियर मौजूद रहता था, लेकिन आई बिलीव कि उसको विजन्स आया करते थे, इस वजह से ऐसा हो रहा था। और जेवियर के जाने के बाद अंकल फेस्टर वहाँ पर आते हैं और थिंग उनसे देखकर उन पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि पहले उन्होंने कुछ तो अजीब कर दिया था। खैर अब उन लोगों को वो वॉल्ट मिलता है जिसके लॉक को थोड़ी कोशिश करने के बाद में थिंग अनलॉक कर देता है और वेंसडे को वो फोकनर वाली डायरी मिल जाती है।
खैर अब वो डायरी रूम के अंदर लाती है जिसके अंदर हाइड का जिक्र था, साथ ही साथ वहाँ पर बहुत तरह के आउटकास्ट का जिक्र हो रखा था जो कि हमको आज ही सीजन 2 के अंदर देखने के लिए मिलेगा। खैर वो बताती है कि वो आर्टिस्ट जैसे होते हैं लेकिन गुस्सैल होते हैं और ये जो हाइड होते हैं वो म्यूटेशन से होते हैं जो कि शायद से ट्रॉमेटिक इवेंट से जाग उठते हैं या फिर किसी केमिकल से या फिर हिप्नोसिस से भी ऐसा हो सकता है। और जागने के बाद होता यह है कि जिसने उनको जगाया होता है वो उसके गुलाम बन जाते हैं और वो आदमी उसका मास्टर बन जाता है जो कि उससे कुछ भी करवा सकता है, जिसके लिए वो एक वेपन होते हैं। मतलब कि यहाँ पर 2 किलर्स हैं, एक तो हाइड होगा और दूसरा उसका मास्टर होगा, यानी कि जो भी प्लानिंग कर रहा था वो कोई और ही था। और इस बात का आइडिया हमको स्टार्टिंग से लगी गया था क्योंकि जब भी कोई बॉडी यहाँ पर मिलती थी तो उसका कोई ना कोई बॉडी पार्ट मिसिंग हुआ करता एंड ऑब्वियस सी बात है कि मॉन्स्टर उसका क्या ही करता। खैर अभी रूम के अंदर मैरिलन थॉर्नहिल आती है जो कि ये कहती है कि एनिड रूम चेंज की रिक्वेस्ट डाल रही है, क्या वेंसडे उसे रोकना नहीं चाहेगी, जिस पर वेंसडे मना कर देती है। तो थॉर्नहिल ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि वेंसडे को एनिड की फिक्र है और वो उसकी एक लौती दोस्त है और वो उसे खोना नहीं चाहती, लेकिन वो बस एक्सेप्ट करने से कतरा रही है। खैर अगले सीन में वेंसडे जेवियर को देखती है जो कि किसी से बात कर रहा था कि उसे अर्जेंटली उससे मिलना है और वेंसडे उसका पीछा करती है। तो जेवियर यहाँ पर असल में वेंसडे की ही थेरेपिस्ट वैलेरी से मिलने गया हुआ था। वेंसडे समझ जाती है कि यहाँ क्या चल रहा है और वो विंस को बताने जाती है, लेकिन उसे वहाँ वैलेरी मिलती है तो वो बिना कुछ कहे वापस आ जाती है। अब वो कैफे के अंदर होती है जहाँ वो ये कहती है कि जेवियर एक हाइड है जिसकी मास्टर वैलेरी है जो कि उसको कंट्रोल कर रही है। यहाँ वो टाइलर से भी मिलती है और वो उसको डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर वो मना नहीं कर पाती। और इसी बीच शेरिफ गैल्पिन भी वहाँ पर एक वांटेड बैंक थीफ के पोस्टर लगाने आते हैं जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि वेंसडे के अंकल फेस्टरी थे जो कि अभी छुपे हुए थे, यानी कि उनके आते ही वो आसपास से चले गए थे। अब रात को वेंसडे डेट पर जाती है और थिंग को डायरी को प्रोटेक्ट करने का काम देती है। यहाँ डेट पर टाइलर उसे पिकनिक का सरप्राइज देता है और प्रपोज कर देता है और किस करने ही वाला होता है, लेकिन शेरिफ गैल्पिन जो कि वहाँ पर छानबीन कर रहे थे उनको इंटरप्ट कर देते हैं। अब वेंसडे वापस आती है जिसको पूरा रूम तहस नहस मिलता है और थिंग दीवार पर स्टैब हुआ मिलता है जिसको देखकर वो हिल जाती है। और आपको यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी वियर्ड नहीं लग रही है कि यहाँ पर टाइलर ने उसको पिकनिक के लिए तभी पूछा जब यहाँ पर उसके पीठ पीछे ये सब हुआ। खैर अब वो उसे लेकर अंकल फेस्टर के पास जाती है और उन्हें उसे ठीक करने के लिए बोलती है, लेकिन वो कहते हैं कि अब वो खत्म हो चुका है, जिसको सुनकर वेंसडे काफी दुखी थी और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो फिर से कोशिश करें और उसको बचा लें। अब उनके पास में इलेक्ट्रिसिटी वाली शक्ति होती है जिसके चलते वो थोड़ी और कोशिश करते हैं, जिसके चलते थिंग होश में आ जाता है और वेंसडे की सांस में सांस आती है जो कि थिंग से वादा करती है कि वो उसके गुनहगार से बदला जरूर लेगी और जिसने ये किया है वो बच नहीं पाएगा। अब वेंसडे अंकल को ये बताती है कि उनकी बाइक शेरिफ को मिल चुकी है तो वो जल्दी ही यहाँ से निकल जाएं और वो अगले दिन जाने के लिए बोल देते हैं। अब वेंसडे विम से मिलती है और ये कहती है कि उनको पता था कि ये मॉन्स्टर एक हाइड है तो उन्होंने ये बात शेरिफ से क्यों छुपाई, जिस पर वो ये कहती है कि फोकनर ने हाइड पर रिसर्च तो करी थी कि वो अंधाधुंध शिकार करते हैं या फिर होश में जान लेते हैं, लेकिन उनकी रिसर्च खत्म होने से पहले ही एक हाइड ने उनको मार दिया था और बाकी लोगों ने रिसर्च जारी रखी, लेकिन हाइड अनप्रेडिक्टेबल और वायलेंट होते जा रहे थे तो रिसर्च बंद करके 30 साल पहले ही उनको बैन कर दिया गया था। यानी कि यहाँ पर पहले हाइड जरूर थे लेकिन अब वो स्कूल के अंदर नहीं है। और अगर शेरिफ को पता चला कि ये सब एक हाइड का काम है तो नेवर मोर बंद हो सकता था और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती। बेसिकली इस नेवर मोर के अंदर वही आउटकास्ट आया करते थे जो कि कंट्रोलेबल थे, शांत थे और यहाँ पर नॉर्मीज को नुकसान नहीं पहुंचाया करते थे। इनफैक्ट आपको याद होगा कि नाइट शेड ग्रुप भी 30 साल पहले इसी वजह से बंद हो गया था। खैर इसी बीच बियांका उसे अपने साथ ले जाती है और लूकस से मिलाती है जो कि उसको बताता है कि उसके पिता मतलब कि मेयर लॉरल को ही ट्रैक कर रहे थे जो कि सालों पहले मर गई थी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उसकी बॉडी कभी किसी को नहीं मिली और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि 90 साल की एक लेडी ने गेट्स हाउस खरीद लिया था और अपने आखिरी समय में उसने ये घर अपनी केयर टेकर के नाम कर दिया जो कि कोई और नहीं बल्कि लॉरेली थी। मतलब कि वो कभी मरी ही नहीं थी और वो वापस शहर में आई है ताकि उसकी फैमिली जिनकी वजह से बर्बाद हुई थी वो उनसे बदला ले पाए। अब वेंसडे जो होती है उसके दिमाग में ये चल रहा था कि वैलेरी ही यहाँ पर लॉरेल गेट्स है तो वो ये कहती है कि उसका भांडा फूट चुका है, लेकिन वैलेरी बोलती है कि वेंसडे कैसी अजीब बातें कर रही है और वेंसडे के जाने के बाद हम हाइड को वैलेरी के ऊपर हमला करते देखते हैं जिससे कि उनकी जान चली जाती है।
यानी कि वेंसडे जो कुछ सोच रही थी वो बिल्कुल गलत था। अब हॉस्पिटल में वेंसडे को ये बात पता चलती है और अब वो गुस्से से भर जाती है और किसी की जान को वो जाने नहीं दे सकती थी। वो तुरंत ही जेवियर के पास जाती है और कहती है कि उसकी रीसेंट पेंटिंग में उसने वैलेरी को मरते हुए ड्रॉ किया है, जो कि काफी अजीब बात है। और यहाँ पर यूजिन का चश्मा है, बाकी विक्टिम्स का सामान भी है, मतलब कि जेवियर ही वही हाइड है। अब तक वहाँ पर पुलिस आकर जेवियर को अरेस्ट कर लेती है और वो जाते जाते यही कहता है कि उसी ने उसको फंसाया है। वेंसडे केस सॉल्व करके खुश हो जाती है और अगले दिन एनिड रूम में वापस आ गई थी और वो दोनों थोड़ी बहुत बात करके अपने गिले शिकवे दूर कर लेती हैं। तभी वेंसडे टाइलर से मिलने जाती है और फाइनली उसको किस करती है, जिसे विजन आता है जिसके अंदर हाइड वैलेरी को मारकर अपने इंसानी फॉर्म में वापस आ गया था। और शॉकिंगली ये कोई और नहीं बल्कि टाइलर ही था, यानी कि हमारा शक बिल्कुल सही था। और सच जानकर वेंसडे पूरी तरह से हिल जाती है, यानी कि जिससे उसने प्यार किया, पसंद किया, वो एक हाइड निकला। जिसके साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो 8वां एपिसोड शुरू होता है टाइलर से, जिसे वेंसडे अकेले में मिलने के लिए बुलाती है और बाकी कुछ बच्चों की हेल्प से वर्कशॉप के अंदर कैद कर लेती है। यहाँ पर वो ये बताती है कि टाइलर ही हाइड है जिसकी माँ एक आउटकास्ट हुआ करती थी और उसके पिता को डर है कि कहीं टाइलर भी तो हाइड नहीं है, यानी कि यहाँ पर उसकी माँ भी हाइड ही थी। लेकिन टाइलर ये कहता है कि नहीं, उसकी माँ हाइड नहीं थी, उसकी माँ को बस बाइपोलर डिसऑर्डर था। अब वो टाइलर को ट्रिगर करने के लिए टॉर्चर करने लगती है, उसे टेजर गन से भी छूती है, लेकिन इससे बाकी बच्चे भाग जाते हैं और विम्स को सब बता देते हैं, जो कि शेरिफ को कॉल कर देती है। अब शेरिफ वहां आकर टाइलर को बचा लेते हैं और वेंसडे को पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं, लेकिन वो उसके खिलाफ कोई भी चार्जेस ना लगाकर उसे वहां से जाने देते हैं, यानी कि शेरिफ भी कुछ ना कुछ तो छुपा रहे थे। अब वेंसडे के जाने से पहले टाइलर उससे अकेले में बात करता है और ये कहता है कि हाँ, वही हाइड है। पहले उसे कुछ भी नहीं पता होता था, लेकिन धीरे धीरे उसे सब कुछ याद रहने लगा। वो चीखें, वो डर, जिससे उसे मजा भी आने लगता है और वेंसडे सोच भी नहीं सकती कि अभी क्या होना बाकी है, जिसको सुनकर वो थोड़ी सी कांप जाती है। और ये जो हाइड होते हैं ना, उनको लाशों से काफी प्यार होता है। बेसिकली उनको ये चीजें अच्छी लगने लगती है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। और बस अब यहाँ पर मुद्दा ये रह गया था कि आखिर उसका मास्टर है कौन। खैर अब वेंसडे नेवरमोर के अंदर आती है, जहाँ पर विम्स ने उसको सस्पेंड कर दिया था। और तभी वेंसडे एक आखिरी बार जेवियर से जेल में हेल्प लेने जाती है, तो वो उसके लिए मना कर देता है। खैर अगले दिन वेंसडे अपना सामान पैक करती है, क्योंकि उसे यहाँ से निकलना था और खुद विम्स उसे ड्रॉप करने जाने वाली थी। वो एनिड से आकर एक आखिरी बार बात करती है, जो उसके जाने से काफी इमोशनल हो गई थी। वो एक आखिरी टाइम यूजीन से मिलने जाती है, जिसे होश आ चुका था, और वो उस रात के लिए उससे माफी मांगती है कि उसे उसके साथ होना चाहिए था। अब वो उस रात की बात बताता है कि जब धमाका हुआ था तो उसने धमाके करने वाले के रेड बूट्स को देख लिया था। और अब वेंसडे का दिमाग थनक जाता है, क्योंकि रेड बूट सिर्फ एक ही लेडी पहनती है, वो है मैरिलन थॉर्नहिल। जी हाँ। खैर वो थॉर्नहिल के पास जाती है और ये कहती है कि टाइलर ने उसको सब बता दिया है और पीछे से टाइलर भी वहाँ पर आ गया था। वेंसडे कहती है कि थॉर्नहिल यहाँ पर आई और उसे उसके परिवार से शहर की सारी हिस्ट्री पता थी। वेंसडे ये कहती है कि थॉर्नहिल यहाँ पर वापस आई और उसे उसके परिवार के बारे में सारी हिस्ट्री पता थी, और ये भी पता था कि टाइलर की माँ एक हाइड थी। उन्होंने पहले टाइलर को उसकी माँ का सच बताकर अपनी साइड कर लिया, यानी कि उसके अंदर इमोशनल ट्रिगर पैदा किया। फिर उसे केव के अंदर कैद करके खुद के बनाए हुए केमिकल से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म करना शुरू हो गया था और एक एक करके वो अपने शिकार की जान लेने लगी थी। और इतने में खुद ही थॉर्नहिल जो होती है वो सब एक्सेप्ट करती है और टाइलर से कहती है कि अब बहुत हुआ और वेंसडे को वो खत्म कर दे। लेकिन वेंसडे कहती है कि अब टाइलर उसकी कोई बात नहीं सुनेगा, क्योंकि ये टाइलर था ही नहीं है, बल्कि ये तो भेस बदलकर लेरिसा विम्स यहाँ पर आई थी सच्चाई देखने के लिए, क्योंकि वो शेप शिफ्टर थी, जो कि काफी हैंडी एबिलिटी है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मैरिलन थॉर्नहिल जो होती है वो एक बोटेनिस्ट होती है और उसको प्लांट्स वगैरह के बारे में काफी आइडिया था, तो वो विम्स को नाइट शेड का पॉइजन इंजेक्शन दे देती है, जिससे उसके मुंह से भी झाग आते हैं और वो वहीं पर खत्म हो जाती है और वेंसडे के सर पर शोवल मारकर उसको भी बेहोश कर देती है। थिंग ये सब कुछ देख लेता है और वो एनिड को जाकर सारी बात बता देता है कि थॉर्नहिल वेंसडे को कहाँ पर ले गई है, और यूजीन भी एनिड को कॉल करके सच बता देता है कि उस रात क्या हुआ था। और अब एनिड, एजेक्स और हॉस्पिटल से यूजीन वेंसडे की हेल्प करने निकल जाते हैं। अब थॉर्नहिल ने वेंसडे को बांध कर रखा हुआ था क्रैकस्टोन की ही गुफा के अंदर, जहां पर वो उससे ये कहती है कि उसकी फैमिली रूट्स जोसेफ क्रैकस्टोन से ही जुड़ी हुई है।
अब गुडी जो थी वो काफी पावरफुल विच हुआ करती थी और उसने क्रैकस्टोन को जब मारा तो उसने उसकी रूह तक को भी श्रापित कर दिया था कि उसको जिंदा सिर्फ और सिर्फ गुडी के रिलेटिव के खून से ही किया जा सकता है, उसके अलावा वो कभी जिंदा नहीं हो पाएगा। और आज ब्लड मून की ही रात थी और वो क्रैकस्टोन को आज जगाना चाहती थी और इसलिए उसने ये सारे खून करवाए, सारे बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करवाया। वो वेंसडे के खून से ग्रेव खोल देती है और अब उन विक्टिम्स के बॉडी पार्ट से क्रैकस्टोन वापस आ जाता है जो कि वेंसडे को स्टैब कर देता है क्योंकि उसके अंदर उसे गुडी की झलक दिख रही थी। वो वहां पर मरने लगती है। मीनवाइल एनिड और एजेक्स बाकी नाइटशेड सोसाइटी के लोगों को सच बताते हैं और स्कूल खाली करवाने लगते हैं और एनिड वेंसडे को बचाने निकल जाती है। इधर वेंसडे के पास गुडी की स्पिरिट आती है और बताती है कि उन्हें क्रैकस्टोन के दिल में एक खंजर को डालना होगा, यानी कि उसी तलवार को, और तभी वो मरेगा। और मोर्टिशा का दिया हुआ लॉकेट असल में स्पिरिट को बुलाने का काम भी करता है। वो ये कहती है कि अभी वो वेंसडे के अंदर जाकर उसे हील कर देगी, लेकिन वो फिर उसे कभी दोबारा नहीं दिखेगी और वेंसडे को हील करके गुडी वैनिश हो जाती है। अब वेंसडे स्कूल जाने लगती है जिसे टाइलर रोकता है और हाइड में बदलकर उसे मारने आगे बढ़ता है, लेकिन अब तक एनिड वहां पर आ जाती है जो कि फाइनली वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ पर उससे लड़ने लगती है। मीनवाइल बियांका और बाकी लोग सभी बच्चों को सायरन सॉन्ग से वश में करके स्कूल से बाहर ले जाने लगते हैं और शेरिफ को भी खबर मिलती है कि स्कूल पर कोई खतरा मंडरा रहा है और शेरिफ जो कि अभी जेवियर को लेकर जा रहा था जो कि टाइलर को ढूंढने निकल जाता है। मीनवाइल थिंग आकर जेवियर को आजाद कर देता है। अब टाइलर जो होता है वो एनिड से लड़ रहा था जिसको शेरिफ ढूंढकर शूट कर देता है और एनिड भी उसे काफी घायल कर चुकी थी जिससे कि वो अपने इंसानी फॉर्म में वापस आ गया था और एनिड भी अब फाइनली अपने इंसानी फॉर्म में वापस आ जाती है, यानी कि उसको खाली एक मकसद चाहिए था वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने के लिए जो कि उसको आज तक मिला नहीं था और उसने अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए ऐसा किया। अब यहाँ क्रैकस्टोन स्कूल आकर सभी आउटकास्ट को खत्म करने आग लगा देता है, यानी कि उसका हमेशा से मकसद यही था और अब तक वेंसडे भी वहां पर आ गई थी। अब वो उससे लड़ती है जिसमें जेवियर भी वहां आकर उसकी हेल्प करता है, लेकिन जेवियर का एरो क्रैकस्टोन रिवर्स करता है जिससे कि जेवियर को बचाने वेंसडे खुद बीच में आ जाती है और स्टैब हो जाती है। खैर अब वो स्वॉर्ड लेकर क्रैकस्टोन से लड़ने लगती है, लेकिन वो स्वॉर्ड को तोड़कर उसे अपनी पावर से मारने लगता है जिसे बचाने बियांका आती है जिसे वो दूर फेंक देता है और अब मौका पाकर फाइनली वेंसडे टूटी हुई स्वॉर्ड की ब्लेड को उसके दिल में घुसा देती है जिससे उसका खात्मा हो जाता है। और यही एग्जैक्ट सीन हम 2 बार देख चुके हैं। सबसे पहले उस प्रेडिक्शन किताब के अंदर जो पेजेस थे वहां पर यही सेम सीन था जहां पर वेंसडे क्रैकस्टोन से लड़ रही थी, तो वो यहाँ पर सबको खत्म नहीं कर रही थी बल्कि सबको बचा रही थी क्रैकस्टोन से, यानी कि क्रैकस्टोन के वंशजों ने या फिर जो उसका साथ दे रहे थे वो सबको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, बेसिकली जो आउटकास्ट से नफरत करते हो। एक और सीन हमने देखा था कि जब वेंसडे ने यहाँ पर क्रैकस्टोन का स्टैचू जला दिया था, तो ये सेम सीन यहाँ पर हमको दिखाई देता है, यानी कि इस लड़ाई के बारे में पहले से ही दिखाया गया था। अब तभी वहाँ मैरिलिन थॉर्नहिल यानी कि लॉरेल गेट्स गन लेकर आ गई थी और वेंसडे के ऊपर वो गन पॉइंट करके कहती है कि वो एक आउटकास्ट को तो मार कर रहेगी, लेकिन तब तक यूजीन अपनी बीस के साथ वहाँ पर आकर उस पर हमला करवा देता है और वेंसडे उसे पीट देती है। अब एनिड वापस स्कूल आती है जो कि वेंसडे को सही सलामत देखकर बहुत खुश थी और वो उसको हक कर लेती है जिसे वेंसडे भी हक करके इमोशनल हो जाती है। अब अगले सीन में स्कूल के वेकेशन शुरू हो जाते हैं और वेंसडे की नोवेल भी पूरी हो गई थी, यानी कि वो यंगेस्ट नोवेलिस्ट बन गई। खैर अब वेंसडे और एनिड लैरिसा वीम्स के रूम में जाकर उसे याद करती हैं और जाते हुए वेंसडे बियांका से थोड़ी बहुत बात करती है जो कि अब दोस्त बन गई थी और जेवियर उसे एक फोन गिफ्ट करता है। खैर अब वो यहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है, लेकिन उसके मन में अभी भी बहुत सवाल थे कि क्या सिर्फ कहानी इतनी ही थी और क्या सिर्फ लॉरेल गेट्स और टाइलर 2 ही मोहरे थे या फिर राज अभी भी नहीं खुला है। और तभी हम टाइलर को पुलिस वैन के अंदर हाइड में ट्रांसफॉर्म होते हुए भी देख पाते हैं। साथ ही साथ वेंसडे के फोन पर मैसेजेस आते हैं कि मैं अभी भी तुम पर नजर रख रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर अभी कोई तो था जो कि उसके पीछे पड़ा हुआ था, यानी कि जो कोई भी उसकी फोटोज खींच रहा था वो कोई और ही व्यक्ति है। इसी के साथ वेंसडे सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है।